Everyone, namaskar. I was not physically well, so I have been late. And PDF will be in Telegram and link will be in comment. तो ओके, लास्ट हमने करंट अफेयर्स किए थे 11 जनवरी तक। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले 12 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अ करंट अफेयर्स, दिस इज़ होल यूपीएससी, GS1, GS2, GS3, GS4, essay, and right from the Hindu, Indian Express, PIB, and all others important news. एंड जस्ट इंट्रोडक्टरी कि हम कवर क्या करने वाले हैं। जैसे हिंदू 12 जनवरी को सोर्स कोड से रिलेटेड न्यूज़, देन पोस्को जो डिबेट हुआ था कि एज ऑफ कंसेंट इसका लोअर कर देना चाहिए या फिर नहीं, इससे कमेटी रिकमेंडेशन, प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, एंड क्वाड का रिलेवेंस अभी भी है, इस पर रिलेटेड आर्टिकल, एंड डीलिमिटेशन प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि साउदर्न स्टेट का क्या कंसर्न है डीलिमिटेशन को लेकर और क्या इसका सोल्यूशन होनी चाहिए, सोल्यूशन क्या होनी चाहिए, वी पूरा होलिस्टिकली कवर करेंगे। देन एज ऑफ कंसेंट, पोस्को एक्ट अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स के लिए पोस्को एक्ट से रिलेटेड है। देन भैरव बटालियन प्रीलिम्स एंड PSLV C62, ये स्टार्टिंग मिशन लॉन्च होने जा रहा था, उस समय पॉइंट निकाले कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है एंड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन शुड बी पीपल सेंट्रिक, इसका मेन कंसर्न था इस आर्टिकल का कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन शुड बी पीपल सेंट्रिक। वहीं पे 13 जनवरी को हम कवर करेंगे PSLV C62 फेल हो गया, उसको क्या क्यों हुआ। देन रिटेल इन्फ्लेशन इकोनॉमिक्स से कि कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन में अंतर क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन में अंतर क्या है, क्योंकि ये कोर था और हेडलाइन है। इंडिया जर्मनी का रिलेशन होलिस्टिकली मेंस एंड प्रीलिम्स एंगल से कवर करेंगे। देन अर्ली चाइल्डहुड केयर डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है चाइल्ड जस्टिस के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है GS1 GS2 के लिए। एंड हायर एजुकेशन बिल, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान एंड आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए UPSC। एंड नाउ हाउ ट्रम्प इज़ वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉ, GS4 GS2 दोनों के लिए, इथिक्स के लिए और साथ साथ GS1 के लिए, GS2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन पैक्सिलिका प्रीलिम्स एंड साइंस एंड टेक, देन गिग वर्कर्स एंड ये इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट 1988 से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था टू बेंच का, अब उसको 3 बेंच में भेज दिया गया है, वो स्प्लिट वर्डिक्ट था, क्या था इससे रिलेटेड GS4 के लिए कैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये न्यूज़। एंड द वैल्यू ऑफ फ्लावर्स में आग लगना, ईरान का प्रोटेस्ट से रिलेटेड आर्टिकल, AI का इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट एंड सोर्स कोड अगेन, अर्बनाइजेशन एंड डॉग बाइट्स GS4 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपेंसन टुवार्ड्स द एनिमल्स। एंड सुप्रीम कोर्ट का एक व्यू पॉइंट था रिलेटेड टू RTI, सोर्स कोड अगेन। एंड मिनरल डिप्लोमेसी, कैसे हम अपना क्रिटिकल मिनरल्स को सिक्योर करें, मेंटरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट। मलयालम लैंग्वेज बिल, क्यों कर्नाटका प्रोटेस्ट कर रहा है कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये फेडरलिज्म से रिलेटेड कैसे है, ये लिंग्विस्टिक हेरिटेज, माइनॉरिटी राइट्स। एंड साइंस एंड टेक के लिए मैरीन एंड स्पेस बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से कवर करने वाले हैं। एंड देन पैसिव इंथुसाइंसिया GS4 के लिए, वर्ल्ड बैंक का अपना रिपोर्ट, ग्रीनलैंड एंड ये इंपॉर्टेंट है, ये 17 जनवरी आ गए, 16th एडिशन नहीं आया था, पोंगल था, तो 17th में स्टार्टअप इंडिया मिशन का 10th एनिवर्सरी हुआ है, उससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है। इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्टिंग से लेकर इन तक करेंगे, इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या होता है, ये मिडिल प्रोसेस है इम्पीचमेंट का, इस न्यूज़ को फॉलो करने का मतलब है कि आप इम्पीचमेंट प्रोसेस को लाइवली जी रहे हैं। देन एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, कंट्रोवर्सी है तेलंगाना में। एंड माइग्रेंट वर्कर्स का जो लिंचिंग किलिंग जो हो रहा है वो कैसे, GS4 रूल ऑफ लॉ। देन बजट 2026-27 एंड EU कमीशन एंड EU काउंसिल के बीच में अंतर क्या है, UPSC प्रीलिम्स में आ चुका है। और लॉ मेकिंग कैसे होता है यूरोपियन यूनियन में, उसको कवर करेंगे। जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन की काउंसिल और कमीशन के प्रेसिडेंट आने वाले 77th रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट के रूप में। और एक इंपॉर्टेंट हैपनिंग हुआ था दिल्ली में, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कॉमनवेल्थ,
ये 27 कहाँ हुआ था, 29 काफ़ी कहाँ होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है यूपीएससी के लिए एंड अदर स्टेट पीसीएस के लिए। पैक्स सिलिका, देन सीड बिल एंड ईरान, अगेन ईरान, देन वी विल डू इसरो का PSLV C62 मिशन फेल क्यों किया, और आर्बिट्रेशन काउंसिल का अभी तक गठन नहीं हुआ है, ये क्या है, आर्बिट्रेशन काउंसिल होता क्या है, और GS3 के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देन अगेन ये PIB से और अदर इंडियन एक्सप्रेस से और अदर वेबसाइट से हैं जो कि हिंदू में कवर नहीं है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका स्ट्राइक रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बात मात्र 2-3 पेज है, जैसे सांझ शक्ति, केरला का फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी, यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड जो एक इंडियन को मिला था, स्वाति संथा को, मेघालय फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस, MPATAGM क्या है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोडक्शन बना है, चाइना फर्स्ट है, उसका एग्रीकल्चर का क्रॉस वैल्यू एडिशन में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या रोल है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में रोल क्या है। इंडिया इस साल का 2026 का ब्रिक्स होस्ट करने वाला है, तो उसका थीम और लोगो क्रिएट हो चुका है। ब्रिक्स है क्या, उसके बारे में जानेंगे। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, राजस्थान फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक विलेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अंतरिका रॉय, माउंट अकोनकागुआ अर्जेंटीना में कौन कर की हैं। सारे कंटिनेंट्स के हाईएस्ट पीक, सक्षम वैली, इंडियन आर्मी डे एंड नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। विमानिया इनिशिएटिव, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए आने वाला है कि वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स अनसर्टेनिटी। एंड भाषणी ऐप, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें कवर करेंगे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में अंतर क्या है, और इसके 2-3 डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए। एंड द बायोजियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्लांट कर्नाटका में बनने वाला है। ग्रीन अमोनिया होता क्या है, इसके बारे में, उसका यूज़ यूपीएससी लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो स्टार्टिंग करते हैं 12 जनवरी से। जस्ट अवेयरनेस रहना है न्यूज़ से। मेंस के लिए हर आर्टिकल से 2 से 3 पॉइंट नोट डाउन कर लेना है। कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, ज़्यादा अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस हिंदू एंड अपडेटेड, और सारे पॉइंट से 2 से 3 पॉइंट अवेयरनेस काफ़ी है इसको किसी भी एग्ज़ाम को सेल थ्रू करने के लिए। स्टार्ट करते हैं सोर्स कोड से। ये बस अवेयरनेस रहना है कि सोर्स कोड होता क्या है, कंसर्न क्यों है, गवर्नमेंट क्यों चाहता है सोर्स कोड, और इंडस्ट्रीज़ का क्या कंसर्न है इससे रिलेटेड। ये रॉयटर्स में एक पब्लिक हुआ था कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर से सोर्स कोड का डिमांड किया है। हम जानते हैं कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है स्मार्टफोन में, ठीक है। तो सोर्स कोड क्या होता है, ये एक जस्ट प्रोग्रामिंग होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जो कि मोबाइल हैंडसेट को कोर होता है, बेसिक होता है, कैसे उसका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर फंक्शनिंग करेगा, किसी भी मोबाइल हैंडसेट का प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट करेगा, बैकग्राउंड फंक्शनिंग उसका कैसे होता रहेगा अपने आप, ऑटोनोमस फंक्शनिंग कैसे होता रहेगा, वो डिसाइड करता है सोर्स कोड। देन कंपनीज का क्या अपना कंसर्न है कि ये कोर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हम इस पर इन्वेस्टमेंट किए, इनोवेशन किए, इसको डेवलप किए, इजीली किसी को शेयर नहीं कर सकते, ये मेरा अगेंस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अगेंस्ट है। उनका फिर करना है कि ये मिसयूज किया जा सकता है हैकर्स और गवर्नमेंट के थ्रू, दोनों के थ्रू, इंक्रिप्शन को ब्रेक करके, तो ये अगेंस्ट है। देन गवर्नमेंट क्यों चाहता है कि कोई बैकडोर फॉरेन सर्वेलेंस ना हो जाए इसके थ्रू, हिडन मालवेयर उसके सोर्स कोड में लगा दिया है, जैसे इजराइल किया था लेबनान के अगेंस्ट, ईरान के अगेंस्ट करते रहता है, तो फॉरेन सर्वेलेंस ना हो जाए, तो इसको हम जांच करना है, हमको गवर्नमेंट का करना है। गवर्नमेंट साइबर सॉवरेनिटी अपना इस्टेब्लिश करना चाहता है और साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहता है। लार्जर की सर्वेलेंस का डर है कि मास सर्वेलेंस इससे हो सकता है, राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट हो सकता है, और डिस्करेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज कर सकता है। इससे ज़्यादा अगर आप फोर्स करोगे कंपनी को, तो बोलेगा ठीक है आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट अब कम करेंगे, कंप्लायंस कॉस्ट इंक्रीज कर सकता है, तो वो लास्ट में इंडियन मार्केट को अवॉइड कर सकते हैं। ये राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट भी हो सकता है, मास सर्विलेंस किया जा सकता है स्टेट के द्वारा। तो पुतास्वामी जजमेंट इसमें देख लेना है, लीगलिटी, नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनिटी के
अकॉर्डिंगली होनी चाहिए अगर कोई भी एक्ट, रूल, रेगुलेशन अगर राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है तो बस सर्विलेंस ये पॉइंट देखना है। देन एक पीएम मोदी का एक जैसे स्पीच था, उस स्पीच से कुछ 2-3 पॉइंट निकालें कि वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया है और फोर्थ लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट के रेस में है कि थर्ड लार्जेस्ट 2030 तक हम हो जाएंगे। और ग्लोबल अनसर्टिनिटी के बीच में भी हम एक सर्टिनिटी दे रहे हैं, पॉलिसी सर्टिनिटी दे रहे हैं, पॉलिटिकल सर्टिनिटी दे रहे हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए। देन IMF बोला है कि वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन इंडिया है एंड वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ मोबाइल हैंडसेट है इंडिया। बस 2-3 पॉइंट निकालना है कि स्ट्रॉन्ग माइक्रो फाउंडेशन है इंडिया का, इन्फ्लेशन मॉडरेट है, फिजिकल कंसोलिडेशन है मतलब डेट ज़्यादा नहीं है, बैंकिंग सेक्टर का हेल्थ अच्छा है, डोमेस्टिक डिमांड इंक्रीज हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। ये गवर्नमेंट का अपना कुछ पॉइंट्स है कि चलो इकोनॉमी का क्या हाल है उसे जानते हैं। पोस्को एक्ट से रिलेटेड है, इसमें कहना है कि फास्टर इज नॉट फेयर इन द पोस्को एक्ट क्लियरेंस नंबर, जस्टिस डिले इज बैड बट जस्टिस हरी इज कैन बी अनजस्ट। इस आर्टिकल का मेन पॉइंट क्या है ना कि कहना है कि 2025 में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोड जो पोस्को के अंडर है उसका डिस्पोजल रेट 190% है, मतलब काफ़ी इम्प्रूव है हुआ है डिस्पोजल रेट काफ़ी। ये ऐसा लग रहा है कि फाइट अगेंस्ट द चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ के फील्ड में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव है डिस्पोजल रेट, बट वहीं पे कन्विक्शन रेट जो है डिक्रीज हो गया है। कन्विक्शन रेट डिक्रीज होकर कभी 34% था, आज 19% हो गया। डिस्पोजल रेट 109% है बट कन्विक्शन रेट डिक्रीज हो रहा है। कन्विक्शन रेट मतलब कि सज़ा कितना आरोपी को मिल रहा है, कितने दोषी पाए गए कोर्ट द्वारा और कितने छोड़ दिए गए, तो मतलब 20% छोड़ दिए गए 2024 में। तो कन्विक्शन रेट डिक्रीज हो रहा है और डिस्पोजल रेट इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे इनका कहना है कि जस्टिस डिलेड इज बैड बट हरीड कैन बी अनजस्ट। वो जो विक्टिम है उनके लिए अनजस्ट है। ये पोस्को एक्ट क्या होता है कि 2012 में आया था टू फाइट अगेंस्ट चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़, चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर उसके अगेंस्ट उसके लिए लाया गया था। एंड फास्ट कोर्ट का प्रोविज़न था कि टाइम बाउंड मैनर में ट्रायल हो। और इंडिया में जितने भी 73 फास्ट कोर्ट ट्रायल कोड है, स्पेशल कोर्ट है, उसमें 400 जो है वो पोस्को केस के अंडर है। कन्विक्शन रेट डिक्रीज हुआ है, इस अगला पॉइंट, बस ये पॉइंट है। तो क्लियरिंग केसेस फास्टर मींस वीकर कन्विक्शन नॉट बेटर जस्टिस ये इसे आप डिस्पोजल रेट फास्ट करने से आप जस्टिस को इंश्योर नहीं कर रहे हो। देन इसका एक कंक्लूजन है कि पारा लीगल वॉलंटियर्स, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था कि हर पुलिस स्टेशन में एक पारा लीगल वॉलंटियर्स होनी चाहिए जो इंश्योर करेगा कि FIR, बहुत से केसेस में देखा जाता है कि पुलिस इंटिमिडेट करता है, FIR ही रजिस्टर नहीं करता है। जैसे उन्नाव रेप केस में काफ़ी रेजिस्टेंस के बाद FIR लॉन्च रजिस्टर्ड हुआ था। वहीं पे ललितपुर केस में भी FIR लॉन्च बहुत एक NGO के इंटरवेंशन के बाद FIR लॉन्च हुआ था। तो प्रेजेंस ऑफ PLV पारा लीगल वॉलंटियर्स कुड स्टॉप द थ्रेट्स, इंश्योर द फाइलिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एविडेंस एंड द फैमिली। ये पुलिस के से तो पारा लीगल वॉलंटियर्स जो होते हैं ये मेंस में कंक्लूजन लिखने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंस का पॉइंट इन्हेंस हो जाएगा। कम्युनिटी लेवल वॉलंटियर्स होते हैं जो कि अवेयरनेस देते हैं विक्टिम्स को रिलेटेड टू लीगल्स, जैसे टीचर्स, स्टूडेंट्स, सोशल वर्कर्स। ये कोई लॉयर नहीं होते हैं, जस्ट इंश्योर करने के लिए होते हैं, देखने के लिए कि सब कुछ सही चल रहा है पुलिस स्टेशन में, विक्टिम्स के साथ कुछ गलत तो नहीं किया जा रहा है पुलिस स्टेशन में, उनको सपोर्ट देना, इमोशनल सपोर्ट देना, लीगल सपोर्ट देना, अवेयरनेस देना। ये तो कंसर्निंग है कि डिस्पोजल रेट इंक्रीज हो रहा है बट कन्विक्शन रेट डिक्रीज हो रहा है। क्या क्या पुलिस स्टेशन का इंटिमिडेशन, नो FIR, पारा लीगल वॉलंटियर्स, कुछ पॉइंट्स। जस्टिस क्लियरेंस इज नॉट इक्वल टू जस्टिस,
आउटकम बेस्ड नहीं है ये, सोसाइटी से रिलेटेड GS1। US आइसोलेशनिज्म आइसोलेशन विल लीड टू फर्दर इथनो नेशनलिज्म एंड रेसिस्ट हेटर्ड। US का UN रिलेटेड जो बॉडीज है उससे एग्जिट करना, रिसेंटली देखे थे कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से एग्जिट किया अपने आप को, WHO से एग्जिट करना, उससे रेशियल हेटेड बढ़ेगा, उससे उस वैक्यूम को चाइना और रसिया ऑक्युपाई करने की कोशिश करेंगे, जो कि डेमोक्रेटिकली वर्ल्ड डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होगा, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट होगा। एंड अगेन यंग लव, ये पोस्को एक्ट से रिलेटेड डिबेट का इनिशिएट हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक गाइडलाइंस दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कि पोस्को एक्ट का मिसयूज हो रहा है, आप ऐसा कीजिए कि कुछ भी ऐसा आप प्रोविज़न लाइए कि मिसयूज को प्रिवेंट किया जा सके पोस्को एक्ट से रिलेटेड। जिसमें मिसयूज क्या हो रहा है कि जब जो यंग एडोलेसेंट लवर्स होते हैं उनको क्रिमिनलाइज करने के लिए। बात स्टोरी कहानी ये है कि पोस्को एक्ट 2012 में लाया गया था कि 18 ईयर से कम सेक्सुअल एक्टिविटी इट इज़ ऑफेंस। अगर कोई दो पार्टनर में कोई 18 ईयर से कम है, कोई 18 ईयर से ऊपर है, तो सेक्सुअल ऑफेंस हो जाएगा। तो क्या होता है कि दो लव जो टीनेजर्स होता है उनके अगेंस्ट इसका यूज किया जा रहा है फैमिली मेम्बर्स द्वारा, तो उसका मिसयूज हो रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि आप प्रोविज़न कीजिए इसका मिसयूज रोकने के लिए। तो डिबेट स्टार्ट हो गया कि क्या कंसेंट को, एज ऑफ कंसेंट है जो 18 ईयर्स है पोस्को एक्ट में, कि 18 ईयर्स एज ऑफ कंसेंट है, उसको रिड्यूस कर देना चाहिए। उसको लेकर डिबेट स्टार्ट हो गया तो कि 16 या 17 कर देना चाहिए। डिबेट में देखेंगे, बस डिबेट में मेरा काम है कि प्लस या निगेटिव 3 पॉइंट इकट्ठा कर लेना है। तो नेगेटिव में क्या है कि लॉ कमीशन का एक 2023 का रिपोर्ट है कि लोअर एज ऑफ कंसेंट को लोअर नहीं करना है, नहीं करने के पक्ष में है कि इससे करने से ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड मैरिज का बढ़ावा मिलेगा। ये लॉ कमीशन का रिपोर्ट है 2023 का। ठीक, नाउ क्वाड से रिलेटेड इनका कहना है कि क्वाड अभी भी रिलेवेंट है। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन अभी भी काफ़ी स्ट्रेटेजिक है। और क्वाड क्या था, कि क्यों बना था, क्वाड एक इनका पॉजिटिव आउटलुक है इस एडिटोरियल में। क्वाड एक स्ट्रेटेजिक फोरम फॉर कंट्रीज का इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया टू इंश्योर फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक को फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड रखने के लिए, जिसका कोर ऑब्जेक्टिव था फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रिस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, सिक्योर रेजिलियंट सप्लाई चेन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉलिसी आया है न्यू नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, उसके उसमें चाइना को एक राइवल मानते हैं, ना कि कंपटीटर। एंड उसे क्या है कि इम्पोर्टेंस, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी में इम्पोर्टेंस क्वाड का कम गया है। एंड डिपेंडेंस ऑफ, बस इससे पॉइंट देखते हैं कि क्वाड का इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस क्या है। हेल्प चाइना बैलेंस, स्ट्रेंथन इंडिया इंडो पैसिफिक विजन एंड द इंडिया रोल एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन्हेंस करता है, एंड एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी फ्रॉम द एडवांस कंट्रीज, एंड चैलेंजेस डिपेंडेंस ऑन द US पॉलिटिकल कंटिन्यूटी, एशियन कंसर्न अबाउट द एक्सक्लूसिविटी एंड सीन एज रिएक्टिव नॉट एजेंडा सेटिंग, एंड परसेप्शन ऑफ बीइंग एंटी चाइना। प्लस निगेटिव अचीवमेंट, वैक्सीन पार्टनरशिप में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा था कोविड-19 के समय। मैरीन डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव, जिसमें स्मॉलर कंट्रीज को इलीगल फिशिंग से फाइट करने में इंपॉर्टेंट रोल। सप्लाई चेन इनिशिएटिव, सेमीकंडक्टर एंड क्रिटिकल मिनरल्स को कॉपरेशन में रोल, एंड ह्यूमन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ में फाइट करना कोऑर्डिनेटेड मैनर में। इनका कहना है क्वाड भले ही वीक हो चुका है, बट उसका जो मैकेनिज्म है, जैसे क्वाड सी ऑब्जर्वर मिशन, ये कंटिन्यू अभी तक चल रहा है। और कोस्ट गार्ड लेवल कोऑपरेशन कंटिन्यू है। मालाबार एक्सरसाइज रिसेंटली हुआ था गुआम में, USA। तो अभी भी रिलेवेंस है क्वाड का। स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस रिमेन इंटैक्ट। इंडो पैसिफिक कंटिन्यू टू बी सेंटर ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स एंड चाइना असर्टिवनेस इंश्योर द क्वाड कंटिन्यू नेसेसरी। तो एक समय आएगा क्वाड फिर से रिवाइवल हो जाएगा। इमेजिनिंग डिलिमिटेशन,
इसमें क्या है कि डिलिमिटेशन क्या होता है कि हर सेंसस के बाद प्रोविज़न है आर्टिकल 82 में कि हर सेंसस के बाद जो लोकसभा या फिर स्टेट के लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको पॉपुलेशन के बेस पे एडजस्टमेंट किया जाएगा कि किस स्टेट को कितना सीट मिलेगा। ये एडजस्टमेंट पॉपुलेशन बेसिस पे कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी का एडजस्टमेंट होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, पॉपुलेशन बेसिस पे ये एडजस्टमेंट होगा। तो कंट्रोवर्सी क्या है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको फ्रीज कर दिया गया था 2001 तक, फिर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको फ्रीज कर दिया गया था 2026 तक। अब नेक्स्ट सेंसस में ये लागू होगा। उसे क्या है कि लोकसभा का सीट बढ़ेगा और जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है जैसे नॉर्दर्न स्टेट का, उनको ज़्यादा पॉलिटिकली पावर मिलेगा। नॉर्दर्न स्टेट विल गेन, साउथ विल लूज, वन रीजन कैन डोमिनेट द पॉलिटिकल पावर एंड स्टेट विद द गुड गवर्नेंस विथ लूज। इसका आर्टिकल का मेन कहना है कि साउदर्न स्टेट पॉपुलेशन ग्रोथ को रिड्यूस किए, हेल्थ पे खर्चा किए, एजुकेशन पे खर्चा किए, अब वो उसका उनको निगेटिव इस पॉजिटिव काम करने का, गुड गवर्नेंस का उनका नुकसान मिल रहा है, डिसएडवांटेज मिल रहा है। क्या क्यों? क्योंकि फाइनेंस कमीशन का भी जो वेटेज है टैक्स रीडिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं 50% तक जाता है पॉपुलेशन से रिलेटेड। ऐसे पॉपुलेशन 50% नहीं जाता है, बट अगर इनकम डिस्टेंस जो कि पॉपुलेशन बेसिस पे देखा जाता है, इक्विटी बेसिस पे, और फिर डेमोग्राफिक एंड पॉपुलेशन कुल मिला के 50+ चला जाता है। इस केस में पॉपुलेशन जब डोमिनेट करता है तो साउदर्न स्टेट को फिजिकल एंड पॉलिटिकल लॉस हो रहा है। अब फिजिकल लॉस तो फाइनेंस कमीशन के थ्रू, एंड पॉलिटिकल लॉस की अब जो डिलिमिटेशन के बाद एडजस्टमेंट होगा उसमें भी उनको सीट कम मिल जाएगा और नॉर्दर्न स्टेट को ज़्यादा मिलेगा। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देख लिए, उसमें लिमिट था 2026 था, उसके बाद अब लिमिट खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट डिलिमिटेशन में एडजस्टमेंट होगा। तो सोल्यूशन क्या होनी चाहिए इसको लेकर? ये दिस इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी वर्सेस फेयरनेस। डेमोक्रेसी बोलता है कि हर जो भी इंडिया में हर सिटीजन है सबको एक 1 पर्सन 1 वोट होनी चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बेसिक प्रीमाइसेस है डेमोक्रेसी का। तो बस उसको कैसे एडजस्ट करें, फिर फेयरनेस कैसे हो कि जो अच्छा गुड गवर्नेंस किया उनको डिसएडवांटेज देना, तो एक बैलेंस कैसे क्रिएट करें डेमोक्रेसी एंड फेयरनेस के बीच में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू होने वाला है। तो एक सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं कि ड्यूअल इंडेक्स डिलिमिटेशन फॉर्मूला कर सकते हैं जिसमें पॉपुलेशन एंड परफॉर्मेंस दोनों को 50% दें पॉपुलेशन को, एंड 50% दे दें परफॉर्मेंस को, फिजिकल परफॉर्मेंस कैसा रहा है स्टेट का, ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम कैसा रहा है हेल्थ में, एजुकेशन में, स्किल में, एंड डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कैसा रहा। इस तरीका से बैलेंस कर दिया जाए फेयरनेस एंड डेमोक्रेसी को। दूसरा सोल्यूशन हो सकता है कि राज्यसभा को स्ट्रेंथन कर दो, क्योंकि आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकते हो। हर पीपल को एक वोट का और हर वोट का इक्वल इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। तो ऐसा करो, राज्यसभा को स्ट्रेंथन कर दिया जाए, जो कि विल री इन्फोर्स द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। वहीं पे मैक्सिमम सीट एक कैप कर दिया जाए किसी भी स्टेट का, जो मैक्सिमम गेन सीट हो 10 मतलब 15% से ज़्यादा नहीं होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहने वाला है डिलिमिटेशन के कारण कि साउदर्न स्टेट का कैसे इसका सोल्यूशन हो। ये काफ़ी, आप कैसे क्या सोचते हो एज ए सिविल सर्वेंट कि क्या इसका सोल्यूशन होनी चाहिए डेमोक्रेसी वर्सेस फेयरनेस, इक्वलिटी वर्सेस इक्वलिटी। नेक्स्ट, एज ऑफ कंसेंट को लोअर करनी चाहिए। अगेन पोस्को एक्ट में जो डिबेट स्टार्ट हुआ था कि एज ऑफ कंसेंट लोअर करना है या नहीं करना है, तो जिसको बनाया गया था प्रीडेटरी जो होते हैं उससे फाइट करने के लिए, उसका मिसयूज हो रहा है। इसमें चाइल्ड को एज ए 18 ईयर्स बोला गया है कि 18 ईयर्स से कम के चाइल्ड के साथ आप सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, चाहे कंसेंट के साथ ही क्यों ना हो, वो रेप के दर्जा रेप उसको बोला जाएगा। ठीक है, यस। अब हमें पॉइंट लेना है कि रिड्यूस करना है कि नहीं करना है एज ऑफ कंसेंट को। यस, ऑटोनॉमी, बॉडी ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि 16 to 18 ईयर्स के जो होते हैं उनका मैच्योर कंसेंट काफ़ी हद तक मैच्योर हो जाते हैं, तो उनको मतलब उनका अपना ऑटोनॉमी देना चाहिए। ठीक है, डिजाइन टू प्रिवेंट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, नॉट टू क्रिमिनलाइज कंसेंट। रोमांटिक रिलेशनशिप को क्रिमिनलाइज
क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए। जो स्टार्ट हो जाता है 14, 15, 16 से स्टार्ट हो जाता है दो बच्चों के बीच में जो रोमांटिसिज्म, उसको क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए। अगेंस्ट में क्या है कि कंसेंट अंडर अनइक्वल पावर, कोई जैसे कि 40 साल का 30 साल का लड़का है, वो 14 साल का लड़की है, तो कभी कभी होता है कि अनइक्वल पावर से कंसेंट लिया जाता है ज़बरदस्ती, और कंसेंट ले लिया जाता है ग्रीड देकर, लालच में, तो अनइक्वल पावर में कंसेंट होता है, तो उसका मतलब नहीं होनी चाहिए। तो ये नो है कि नहीं, 18 ईयर्स विल बी ओके, इट विल लीड टू चाइल्ड अब्यूज़। सेकेंड, लॉ कमीशन का रिपोर्ट हमने पढ़ा था कि इट विल लीड टू मेक पोस्को एक्ट अ पेपर लॉ एंड कॉम्बैट चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा देगा, प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा देगा, एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग इससे हो सकता है। बस 2 से 3 पॉइंट यहाँ से निकाल लिए। एंड मेन क्या करनी चाहिए कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए चाइल्ड एजुकेशन से, सेक्स एजुकेशन स्कूल स्कूल में ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। एंड रियल चैलेंज क्या है कि रियल चैलेंज इस एक्ट के साथ है कि इस एक्ट को कैसे रिकैलिब्रेट करें, मतलब कैसे इसको फिर से कैलिब्रेट करें कि जेन्युइन एडोलसेंट रिलेशनशिप फॉर द एक्सप्लॉयटेटिव वन को कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो इसमें क्या होना चाहिए कि जो पुलिस और जजेस है उनको सेंसिटाइज करनी चाहिए कि आप केस बाय केस आप उसको ध्यान रखो कि क्या कौन सा जेन्युइन है और कौन फेक है। इसको आप ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। ब्लैंकेट डिडक्शन नहीं करना कंक्लूजन में भी है। ये कुड ओपन द डोर फॉर द प्रीडेटर जो होता है ना, उनके लिए ओपन डोर कर सकता है, लीड टू चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। ना नेक्स्ट, एक प्रीलिम्स के लिए वैरो बटालियन नया एक स्पेशल फोर्स का क्रिएशन हुआ है जो कि न्यूली रेज स्पेशलाइज्ड कॉम्बैट फोर्स। बस इतना ही ध्यान रखना है कि न्यूली रेज्ड स्पेशलाइज्ड फोर्स, मॉडर्न हाई इंटेंसिटी हाइब्रिड वॉरफेयर टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, साइबर वॉरफेयर से युक्त। देन PSLV मिशन स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी फेल नहीं हुआ है, फेल करेगा 15 को। देन लॉन्च हुआ है PSLV मिशन, EOS N19 मिशन इसको बोला जा रहा है, PSLV 662 मिशन का नाम याद रखना है। और अर्थ ऑब्जर्वेटरी है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये क्या होता है। एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का कॉमर्शियल मिशन है। ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जानते हो, एक PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 2009 में हुआ था, कॉमर्शियल आर्म है ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का। मान लो कि जैसे बस चलता है ना, तो बस में एक कंडक्टर होता है, एक ड्राइवर होता है, तो इसरो ड्राइवर है और जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है कंडक्टर है। तो इसको इसलिए बनाया गया था कि अपना बस ध्यान दे अपना गाड़ी चलाने में, रोड पे उसको पैसा कलेक्ट करना कस्टमर से, वो उसका टेंशन खत्म हो जाए। वो भी जो भी बिजनेस का काम करेगा बस रिलेटेड, ड्राइवर्स बस अपना गाड़ी चलाएगा, रोड पे ध्यान देगा, चलाने में ध्यान देगा। और जो कंडक्टर है वो बिजनेस रिलेटेड कैसे कितना पैसा कलेक्ट करना है, किससे कलेक्ट करना है, कौन उतरा कौन चढ़ा, वो कंडक्टर देखता है। उसी तरीका से न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड 2019 बनाया गया था, कॉमर्शियल आर्म है इसरो का। ये इसरो का कॉमर्शियल सेक्शन देखता है कि मार्केट सैटेलाइट को लॉन्च करने में सेल करना, मार्केट कि आपका सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे, इतना पैसा लगेगा, फॉरेन सर्विस एंड प्राइवेट सैटेलाइट, प्राइवेट सेक्टर से रेवेन्यू जनरेट करना, सैटेलाइट का मिशन सर्विस सेल करना, कि सैटेलाइट का सर्विस आपको सेल करते हैं, उसका पैसा लेगा। टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना, जो आउटडेटेड जो थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन का टेक्नोलॉजी हो, प्राइवेट सेक्टर को दे दो, उसका यूज कर लेगा प्राइवेट सेक्टर, वहाँ से पैसा कमा लो। तो ये एक फिर होता है पोलर ऑर्बिट। क्या होता है, सैटेलाइट इन पोलर ऑर्बिट, जो कि नॉर्थ साउथ से ट्रेवल करता है। एक इस तरीका से सैटेलाइट ट्रेवल करता है इस, और एक नॉर्थ साउथ से। तो नॉर्थ साउथ से जो सैटेलाइट ट्रेवल करता है उसको पोलर ऑर्बिट बोलते हैं। एक जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है वो एक टाइप का पोलर ऑर्बिट है। और सन सिंक्रोनस का मतलब कि इसका पोजीशन फिक्स रहता है रिलेटिव टू सन, एक टाइम में सेम स्पॉट आएगा, सेम लोकल टाइम, मतलब सन जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे उसका इस हर दिन 10 बजे इसी पॉइंट पे सैटेलाइट आएगा। ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का एक अपना खासियत है।
कंसिस्टेंट इल्यूमिनेशन देगा, इंटेलिजेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल, एंड वेदर फोरकास्टिंग में इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहने वाला है। इसका इस आर्टिकल में का मेन थ्योरी है कि जो कंजर्वेशन है वो पीपल सेंट्रिक नहीं है। राइट फ्रॉम द ब्रिटिश एरा टू द मॉडर्न एरा, वो कैसे हम पीपल सेंट्रिक बनाए, जहाँ पर को एग्जिस्टेंस हो पीपल, जो कि बायोडाइवर्सिटी, नेशनल पार्क और फॉरेस्ट के आसपास जो रहते हैं ट्राइबल्स, उनका लाइवलीहुड भी सिक्योर रहे। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट इंकरेज किया जाना चाहिए, क्या सोल्यूशन, क्यों। फिर ब्यूरोक्रेसी का जो रोल है वो डिक्रीज हो, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्रिमिनलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सक्लूजन के साथ होता है। मेन इसका कोर निकाला हुआ है आर्टिकल का। कंजर्वेशन, इनजस्टिस, ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट डिस्प्लेस कर दिया लोकल कम्युनिटी को, और इलीट को अलाउ कर दिया कि आप हंट कर सकते हैं। उसी तरह आज क्या हो रहा है कि आज जो लोकल जाते हैं फॉरेस्ट में, उनको क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है ब्यूरोक्रेसी के थ्रू, और टूरिज्म का बढ़ावा दिया जा रहा है। इको टूरिज्म, रिच इको टूरिज्म कर रहे हैं, और जब पुअर जाते हैं तो भूला जाता है कि वो चोरी कर रहे हैं जंगल से, उनको क्रिमिनलाइजेशन कर दिया जाता है। तो कैसे हम अपना बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को पीपल सेंट्रिक बनाए, ये इस पे था। इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है कि जेनु कुर्बा नागरहोल में है, नागरहोल, और कर्नाटका में वन गुर्जर, 2 ट्राइबल कम्युनिटी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीपल सेंट्रिक क्यों हो, बस इतना ध्यान रखना है, 2-3 पॉइंट निकाल लिए। नाउ 13 जनवरी, हेडलाइन PSLV 662 स्टे फॉर द फेल कर गया अपने जो पद से। कब हुआ, इसमें 4 स्टेज था, ठीक है ना। तो 3rd स्टेज के लास्ट में डिस्टर्बेंस आ गया, अपने पद से भटक गया, और सैटेलाइट को जो सैटेलाइट था उसको कक्ष में उसको प्लेस नहीं कर पाया। इसमें था EOS N1 अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट था सर्विलांस के लिए। रिटेल इन्फ्लेशन एट 3 मंथ हाई, 3 मंथ हाई में सबसे ज़्यादा रिटेल इन्फ्लेशन हुआ है 1.33%। इंपॉर्टेंट फैक्ट कि पिछले 3 मंथ में सबसे ज़्यादा रिटेल इन्फ्लेशन गया है 1.33%। फिर भी ये जो RBI का गाइडलाइन है कि 4% से ऊपर नीचे 2 से लेकर 6 तक होनी चाहिए, उसके अभी नीचे ही है, मतलब तो कोई कंसर्निंग नहीं है। स्टिल सिग्निफिकेंटली बिलो देन द लोअर कंफर्ट लेवल ऑफ 2% बाय द RBI का कौन सा है, 4% रखा गया है, उससे 2% नीचे 2% हो, या फिर 2% ऊपर 6%, इसके ये ऑप्टिमम रेंज रखा गया है RBI के द्वारा। तो अभी भी उससे नीचे ही है। इसको रिलीज किया जाता है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एंड ये हेडलाइन इन्फ्लेशन है। ये क्या है, 1.33% क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन है। एक कोर इन्फ्लेशन होता है जो फूड एंड बिवरेजेस को इग्नोर कर देता है, एक्सक्लूड करता है फूड एंड बिवरेजेस, फ्यूल्स को, लाइट को, जो टोटल इन्फ्लेशन से एक्सक्लूड कर दो, जो कि काफ़ी वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल जिसका अप डाउन इजीली होते रहता है, उसको एक्सक्लूड कर दें तो फिर कोर इन्फ्लेशन आता है। कोर इन्फ्लेशन क्या है कि 4.8% है, इतना ध्यान रखना है। कोर इन्फ्लेशन क्या है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन रॉ इन्फ्लेशन होता है, ऑल फिगर, इसमें सारा गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड होता है। वहीं पे कोर इन्फ्लेशन में एक्सक्लूड करता है वोलेटाइल कंपोनेंट लाइक फूड एंड एनर्जी। वोलेटाइल मतलब जिसका अप डाउन बड़ा फ्रिक्वेंटली होता रहता है, स्टेबल नहीं होता है, जैसे फूड का, एनर्जी का, वाइल प्राइसेस हर मंथ, हर 5 दिन में भी अप डाउन होते रहता है। तो जो भी वोलेटाइल कंपोनेंट है उसको एक्सक्लूड कर दें तो कोर इन्फ्लेशन हो गया। इसको निकालता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, बेस ईयर 2007। रिसेंटली 2026 से 2024 होने वाला है बेस ईयर। 3 कोर CPI फॉर रूरल, अर्बन एंड कॉम्बाइंड। वहीं पे ये CPI है, यही ऑफिशियल हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है RBI जिसको यूज करता है पॉलिसी रेपो रेट को डिसाइड करने के लिए। CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI एग्रीकल्चर रेवलर एंड CPI रूरल रेवलर, ये लेबर ब्यूरो इसको पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका बेस ईयर 2006, 2009 एंड 2019 एंड 2019। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए। कोर इन्फ्लेशन एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन में अंतर क्या है, इन्फ्लेशन कौन, CPI और CPI, तीन टाइप का CPI NSO और 3 टाइप का CPI लेबर ब्यूरो।
सबका बेस ईयर। देन इंडिया जर्मन के जो चांसलर थे रिसेंटली फ्रेडरिक मर्ज इंडिया विजिट करने आए थे। तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि डिफेंस कोऑपरेशन को से लेकर साइन हुआ कि को प्रोडक्शन करेंगे एंड को डेवलपमेंट करेंगे। इंडिया अब डिफेंस के सेक्टर में इम्पोर्टर से हटकर को प्रोडक्शन को डेवलपमेंट एक्सपोर्टर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एंड जर्मनी से के साथ बायलेटरल डिफेंस एग्रीमेंट कोऑपरेशन साइन हुआ है। ठीक है, जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंस क्या है जर्मनी का इंडिया के लिए? तो यूरोप रीएसेस कर रहा है अपना सिक्योरिटी रसिया यूक्रेन वॉर के बाद, और यूएसए का जो रिसेंट अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है उसके बाद, दोनों के बाद रीएसेस सिक्योरिटी कर रहा है अपना, सीकिंग रिलायबल डेमोक्रेटिक पार्टनर। एंड इंडिया ऑफर्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी करते हैं, किसी के अगेंस्ट किसी के से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, हम स्ट्रेटेजिक अपना ऑटोनॉमी फॉलो करते हैं। इंडो पैसिफिक प्रेजेंस एंड लार्ज मार्केट, तो इसलिए इंडिया इंपॉर्टेंस है यूरोपियन के लिए। जर्मन इंडिया के लिए क्यों कैसे इंपॉर्टेंट है? जर्मन सपोर्ट्स अ फ्री ओपन रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक में एंड फ्री ऑफ नेगोशिएशन मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड रूल रिड्यूसिंग ओवर डिपेंडेंस ऑन चाइना सेंट्रिक सप्लाई चेन। जर्मन क्यों मैटर करता है हमारे लिए? टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल बेनिफिट, सबमरीन्स में टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जर्मन आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी, जहाँ से हम टेक्नोलॉजी ले सकते हैं और इंपोर्टर से को प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर की तरफ अपना जगह शिफ्ट कर सकते हैं। वहीं पे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया अपना डाइवर्सिफाई कर रहा है डिफेंस को, रसिया यूएसए से हट के फ्रांस और जर्मनी की तरफ डाइवर्ट कर सकता है। डिफेंस, टेक्नोलॉजी, ऑटोनॉमी, ट्रेड, ये कुछ है। इंडो पैसिफिक, चाइना, यूएसए, रसिया, बैलेंसिंग, सारा पॉइंट्स को लिखना है। एक बुक पब्लिश हुआ है, बुक वर्ल्ड अड्रिफ्ट, ये पब्लिश की है मनीष तिवारी, सीनियर कांग्रेस है। ये नाम बस प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड अड्रिफ्ट, बस नाम याद रखना है। देन एक एडिटोरियल है, ये एडिटोरियल है रिलेटेड टू अर्ली इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रेन अ की इंडिया फ्यूचर। अर्ली चाइल्डहुड केयर डेवलपमेंट है, अर्ली चाइल्डहुड केयर डेवलपमेंट। इनका कहना है कि विकसित भारत सपना है इंडिया का, कि हम डेवलप नेशन बन जाएंगे 2047 तक, और तब तक मेरा इकोनॉमी होगा $30 बिलियन का इकोनॉमी होगा, $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी होगा। ये तभी होगा जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टमेंट, सस्टेन इन्वेस्टमेंट करेंगे। किस पे? ह्यूमन कैपिटल पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, स्किल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट करेंगे, ईज ऑफ डूइंग को ईज करेंगे। ये चीज़ें करेंगे तभी जाकर हम विकसित भारत का सपना पूरा कर सकते हैं। उसी में एक है अर्ली चाइल्डहुड केयर पे इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि आपका फ्यूचर आज ही डिसाइड होगा जब आप बच्चों पे इन्वेस्ट करोगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का वन ऑफ द मोस्ट कोर है चाइल्डहुड पर इन्वेस्टमेंट करना, ना कि आप इस यूनिवर्सिटी पे इन्वेस्ट करो। चाइल्डहुड को ज़्यादा से ज़्यादा आप इनेबल्ड बनाओ। हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करना, न्यूट्रिशन पे इन्वेस्टमेंट करना, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना, सोशल इनइक्वलिटी ना हो। अगला इनका कहना है कि फर्स्ट 1000 डे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कैसे चाइल्ड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, कॉग्निटिव स्टिमुलेशन कैसे दिया जाए, इससे रिलेटेड है। नॉर्डिक कंट्री से सीख सकते हैं, यूएसए से सीख सकते हैं, एविडेंस बेस्ड की चाइल्ड पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो जो फ्यूचर जनरेशन मोर कैपेबल, मोर हेल्दी एंड मोर इंटेलिजेंट आया नेक्स्ट जनरेशन। जो गवर्नमेंट का एम है कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस था 1975, उसको रीस्ट्रक्चर करके मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 लाया गया। पोषण 2.0 अम्ब्रेला स्कीम है, उसी के अंडर मिशन सक्षम आंगनबाड़ी है, जिसमें आंगनबाड़ी को मोर स्ट्रेंथन करना टेक्नोलॉजिकली, स्टाफ से, फंड से, और कि ज़्यादा अच्छा से सर्विस प्रोवाइड कर सके, कैपेबिलिटी देना आंगनबाड़ी को। वही पोषण 2.0 में न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, चाइल्ड, एडोलेसेंट गर्ल्स एंड प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग वीमेंस, इनको फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को इंश्योर करना पोषण 2.0 में है। फिर भी इनका कंट्रोवर्सी, इनका कहना है कि ये सही नहीं है, क्योंकि नैरो जो स्कीम्स है गवर्नमेंट का, जो भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, नैरो फोकस्ड है, फ्रेगमेंटेड है। ये वर्ड लिख लेना है, नैरो फोकस्ड एंड फ्रेगमेंटेड। एंड फोकस क्या है? सर्वाइवल पे, ना कि फुल होलिस्टिक डेवलपमेंट पे।
फुल डेवलपमेंट फोकस नहीं है, बस सर्वाइवल फोकस है। जैसे हेल्थ का फोकस क्यूरेटिव होता है ना कि प्रिवेंटिव होता है, प्रिवेंटिव फोकस नहीं रहता, क्यूरेटिव फोकस जाता है। उसी तरीके से इसका फोकस सर्वाइवल पे है ना कि होलिस्टिक डेवलपमेंट पे। नैरो फोकस है। नैरो मतलब ये पुअर सेक्शन को कवर करता है। बहुत सारे मिडिल क्लास और रिच क्लास इससे एक्सक्लूडेड है। कहना है इसका कि चाइल्ड केयर डेवलपमेंट मस्ट यूनिवर्सल एंड नॉट टारगेटेड। चाइल्ड केयर बस न्यूट्रिशन और फूड से रिलेटेड नहीं है, एक ओवरऑल होलिस्टिकली है, साइकोलॉजिकल से, सोशल से, मेंटल डेवलपमेंट कैसे करें। तो बस ये है। पैराडॉक्सिकली रिच पीपल को खाना तो ठीक है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी मिल जाता है, बट उनको साइकोलॉजिकली, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। पेरेंट्स इंश्योर करते हैं कि सोशल मीडिया पे सारा फैमिली सोशल मीडिया पे लगा होता है, बच्चा भी सोशल मीडिया से स्टार्टिंग उसका स्टार्ट हो जाता है, उसी में फंसा रहा उसी में, तो इमोशनल नर्चरिंग नहीं हो पाता है। इनका कहना है कि पेरेंट्स को अवेयरनेस दो कैसे चाइल्ड केयर करना चाहिए। जिनके बच्चे हैं 1-2 साल के छोटे, उनको कैसे चाइल्ड केयर करें, पेरेंट्स को अवेयर कराओ। ठीक है, बस खाना न्यूट्रिशन ही सफिशिएंट नहीं होता है। कैसे न्यूरल सिस्टम को स्टिमुलेट करें चाइल्ड को। पहले क्या है कि यंग जो एल्डर्स होते थे, दादा दादी कहानियाँ सुनाते थे। कहानियाँ सुनाने से क्या होता था ना कि न्यूरल कनेक्शन डेवलपमेंट होता था, बनता था। उससे क्या कि एक बार न्यूरल कनेक्शन बन गया था, फिर अपने आप चाइल्ड फिर लर्निंग कैपेबिलिटी इन्हेंस हो जाता है, सीखने का क्षमता बढ़ जाता है। तो स्टूडियो सुनाना चाहिए बच्चों को, ना कि यूट्यूब पे दिखाना चाहिए। तो पेरेंट्स को जो जिनके बच्चे 2 साल के छोटे हैं उनको काफ़ी कॉन्शियस अवेयरनेस फैलाना चाहिए कैसे चाइल्ड रेज करें। ये पुअर और मिडिल में डिपेंड नहीं करता है, सारे पेरेंट्स को ये मैटर करता है। यही है। देन यहीं पे आगे बढ़ते हैं तो हायर एजुकेशन रिलेटेड रेगुलेशन आया था। रिसेंटली हमने देखे थे कि गवर्नमेंट ने बिल लेकर आया था, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। वो बिल क्या था कि एक यूनिफॉर्म अम्ब्रेला रेगुलेशन लेकर आएगा हायर एजुकेशन में। और वही बिल में हम यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है 1956 उसको रिपील किए हैं। ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन उसको रिपील किए हैं। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन उसको, तीनों को रिपील करके एक बॉडी बनाया है विकसित भारत अधिष्ठान। उसका 3 सेपरेट काउंसिल उसके अंदर है, विकसित भारत रेगुलेशन बॉडी, एक्रेडिटेशन बॉडी एंड स्टैंडर्ड बॉडी। ये 3 एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर 3 एक घर है, 3 कमरा है, तो एक रेगुलेशन बॉडी है। इनका कहना है कि रेगुलेटरी काफ़ी पहले फ्रेगमेंटेड था रेगुलेशन एंड ओवर रेगुलेशन था। अब इजी रेगुलेशन इसे होगा। क्या था कि ब्यूरोक्रेसी का डोमिनेशन था। रेगुलेशन हैज़ बिकम एन इन इट सेल्फ। रेगुलेशन मीन्स था कि क्वालिटी इन्हेंसमेंट हो यूनिवर्सिटी का, लेकिन क्या हुआ कि रेगुलेशन ही इन बन गया और ओवर रेगुलेशन हो गया। यूनिवर्सिटी का फोकस था मेन प्रायोरिटी पेपर वर्क करना, कोलेबरेट नहीं कर पाता था, इन्वेट नहीं कर पाता था, एक रिजिड टाइप का करिकुलम फॉलो करना है, वही पैटर्न फॉलो करना है। तो समय है मॉडर्न में फ्लेक्सिबिलिटी देने का, फ्लेक्सिबल ऑटोनॉमी देने का, इससे इनोवेशन आएगा। इससे ये डिमांड ऑफ द मॉडर्निटी है। यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी यही डिमांड था कि लाइट रेगुलेशन हो बस टाइट रेगुलेशन हो, कम हो मिनिमल गवर्नमेंट बट मैक्सिमम गवर्नेंस। इसी बेसिस पे रेगुलेशन को इम्प्रूव करता है ये बिल। इससे क्या होगा कि स्ट्रेंथन होगा, पार्टिसिपेशन होगा। अब जो फोकस शिफ्ट होगा ऑटोनॉमी पे, पार्टिसिपेशन पे और इनहेंस गवर्नेंस, यूनिवर्सिटी गवर्नेंस इंक्रीज होगा, इनोवेशन होगा, एक्सीलेंस आएगा और रोबस्ट ग्रीवांस रिड्रेसल, एक्टिव स्टॉकहोल्डर। अब इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से ही पूछा जाएगा कि आपका क्वालिटी कैसा है, तो स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा। ओवरऑल हायर एजुकेशन में रिफॉर्म की तरफ ये बिल है, ये बस बोलना है आर्टिकल का। आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस, इसमें पेरिस एग्रीमेंट जानते हैं कि इनका गोल था कि 2 से नीचे रखना है और कोशिश करना है कि 1.5 टेम्परेचर इंक्रीज हो, इससे ज़्यादा इंक्रीज ना हो। कोऑपरेटिव मैकेनिज्म आर्टिकल 6 में पेरिस एग्रीमेंट में है कि मीट क्लाइमेट टारगेट। अर्ली देखें थे कि जो क्योटो था उसमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म था, जिसमें कार्बन मार्केट था और जो डेवलपिंग कंट्री था अपना कार्बन मार्केट को बेचता था, डेवलप्ड कंट्री उसको खरीदता था। अब वही रिप्लेस हो गया, यूएन सुपरवाइज्ड कार्बन मार्केट होगा। आर्टिकल 6.4 में रिप्लेस करता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ठीक है। कार्बन क्रेडिट जो क्रेडिट जो डेवलपिंग कंट्री में बनेगा, क्रेडिट कार्बन क्रेडिट, उसको बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। ये मार्केट जो है वो आर्टिकल 6.4 में है। वहीं पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है आर्टिकल 6.8 में, कि डेवलप कंट्री से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा डेवलपिंग कंट्री में क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए, इमिशन को रिड्यूस करने के लिए। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, पूरा आर्टिकल का मेन सार है कि इसका यूज़ करो टेक्नोलॉजी गेन करने में, फिर फाइनेंस गेन करने में, कि इससे फाइनेंस आएगा, इससे टेक्नोलॉजी आएगा। तो यहाँ से फाइनेंस से टेक्नोलॉजी लेकर एक इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ आप जा सकते हो। देन हाउ ट्रम्प इज वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इथिक्स के लिए। द विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके पास हायर पावर, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इथिक्स और मोरलिटी पावर के साथ एसोसिएटेड होता है, कि पॉलिटिक्स कम्स विद द पावर। अगर पावर के साथ पॉलिटिक्स के पास पावर के साथ अगर इथिक्स नहीं है तो वो फिर एक्सप्लॉयटेटिव हो जाता है, आर्बिट्ररी हो जाता है। वहीं पे है कि रिसेंटली यूएस का जो मिलिट्री एक्शन वेनेजुला में हुआ, निकोलस मदुरो इनका वाइफ को कैप्चर कर लेना डायरेक्ट प्रेसिडेंट को, ये एंड अनाउंसमेंट करना कि वहाँ का वाइल्ड रिसोर्सेज को हम यूज़ करेंगे, यूएस कंपनी उसका यूज़ करेगा। ये टोटली और जो भी चल रहा था उनका प्रोपेगेंडा था कि ड्रग्स को फाइट कर रहे हैं, लेकिन मेन पर्पस था यूएसए का वाइल्ड को कंट्रोल करना। तो ड्रग्स तो बोला जाता है कि ड्रग्स मेनली 69% डेथ होता है फेंटिनिल से होता है, जो कि चाइना में प्रोड्यूस होता है। वेनेजुला में बहुत ही मॉडेस्ट अमाउंट ऑफ कोकीन होता है, वो भी जाता है मैक्सिको के थ्रू यूएसए में, ये इस आर्टिकल का कहना है। तो ये जो एक्शन वेनेजुला में हुआ है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रैग्रेंट वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ का एकदम से वायलेशन है आर्टिकल 2.2 का यूएन का, जिसका कहना है कि कोई भी कंट्री सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना है, मिलिट्री एक्शन नहीं ले सकते हो आप, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना है। आप मिलिट्री एक्शन ले सकते हो अनटिल अनलेस यूएन काउंसिल का आपका अप्रूवल ना मिल जाए, या फिर सेल्फ डिफेंस में। तो ये वायलेशन हुआ आर्टिकल 2 का यूएन चार्टर का, पावरफुल नेशन के द्वारा। ये फिर इस आर्टिकल में कहना है कि पहले बाइपोलरिटी था, जिसमें दो पोलर एक दूसरे को बैलेंस करते थे, यूएसए एंड यूएसएसआर। 1971 दिसंबर में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रहा था, तो यूएस ने अपना 7th फ्लीट न्यू दिल्ली को सबक सिखाने के लिए भेजा। वहीं पे सोवियत ने काउंटर कर दिया क्रूजर डिस्ट्रॉयर, तो एक बैलेंस हो गया। वहीं पे इजिप्ट में भी बैलेंस हुआ था। यूएसए जैसे ही बाइपोलरिटी हटा, सोवियत का डिसइंटीग्रेशन हुआ, वहीं कोलैप्स हो गया, वर्ल्ड ऑर्डर फिर से यूनिपोलर हो गया। और फिर यूनिपोलर में जो अनचेक्ड एक्सरसाइज ऑफ पावर जो हुआ यूएसए का, रेजिम चेंज करना हर जगह, इराक में, इजिप्ट में, लीबिया में, सीरिया में, डायरेक्ट एक्शन से या फिर मूवमेंट के थ्रू। रिसेंटली बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में करने की कोशिश किया गया, देन ईरान में चल रहा है। ये बहुत डेंजरस है। बोला जाए कि इमीडिएट फ्यूचर में चाइना ही है जो काउंटर बैलेंस कर सकता है यूएसए को। तो चाइना और रसिया का एक्सिस बन सकता है, जो कि एक स्टेबिलिटी दे सकता है। बट अभी भी डिफरेंसेस क्रिएट किया जा सकता उनके बीच में। न्यू दिल्ली को क्या चाहिए कि न्यू दिल्ली को चाहिए कि अपना इमेजिनेटिव एंड आउट ऑफ बॉक्स स्ट्रेटेजी बनाए, मिलिट्री स्ट्रेंथन करें, इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करें अपने आप को सेल्फ डोमेस्टिकली स्ट्रेंथन करें। ये सोल्यूशन है। इंडिया टू इन्वाइटेड इन ज्वाइंट, जो नया यूएस एम्बेसडर है सर्जियो गोर, उन्होंने आते ही अपना एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। उन्होंने बोला कि पैक्स सिलिका में इंडिया को इन्वाइट किया जाएगा। पैक्स सिलिका क्या है? पैक्स सिलिका है यूएस लेड एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है, सेमीकंडक्टर और चिप जो सप्लाई चेन है उसको रेजिलियंस रखना, उसको इंश्योर करना। पैक्स मतलब पीस एंड सिलिका मतलब सिलिकन, जो सेमीकंडक्टर मार्केट है उसको स्टेबिलिटी देना, डिपेंडेंसी रिड्यूस करना, सिंगल कंट्री डोमिनेंस, चाइना ताइवान, विपनाइजेशन नहीं होने देना सेमीकंडक्टर का, जिसका चिप का यूज होता है डिफेंस में, एआई में, ईवी में, टेलीकॉम में। इसमें
इंडिया इनिशियली इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया था। ये इंपॉर्टेंट बस इस आर्टिकल से पॉइंट है कि इंडिया वाज नॉट इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल लॉन्च ऑफ द पैक्स सिलिका इन वॉशिंगटन। क्वाड मेंबर्स लाइक जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, I2U2, इजराइल, UAE और इजराइल, UAE, साउथ कोरिया, सिंगापुर, US, UK, नीदरलैंड, इनको इनवाइट किया गया था स्टार्टिंग में, लेकिन इंडिया को नहीं किया गया था। अब इंडिया को किया जाएगा। ये सेफ्टी ऑफ द विक्टिम्स पॉस्को एक्ट में आप वेल तभी दो जब विक्टिम का सेफ्टी सिक्योर हो। ये केस इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक रिसेंटली जब यूपी के जो MLA थे उनको वेल दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा पॉस्को एक्ट में एक्ट के थ्रू। फिर उसको कंट्रोवर्सी हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया, बोला कि नहीं ये बेल आप इलीगल है, सही नहीं है, आप बेल नहीं दे सकते हो। दिक्कत है कि फिर विक्टिम्स का फादर का भी डेथ हो गया बक्स एक्सीडेंट में, गाड़ी एक्सीडेंट में। विक्टिम्स का भी थी, सॉरी, जो विटनेस था उसका भी डेथ हो गया। जो पॉलिटिकल लीडर है वो काफ़ी पावरफुल है। इनिशियली उन्नाव केस का बात कर रहे हैं, इनिशियली उस पर पुलिस FIR भी नहीं दर्ज कर रही थी, थ्रेटन किया गया, इंटिमिडेट किया गया। बहुत देर के बाद FIR दर्ज हुआ, FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, हाई कोर्ट उसको CBI को दिया, CBI पाया कि सही गिल्टी पाया गया CBI कोर्ट, फिर हाई कोर्ट भी गिल्टी पाया, लाइफ इम्प्रिजन पे है, फिर उनको बेल क्यों दिया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। C6 रिलेटेड फ्यूजन पावर में काफ़ी सक्सेसफुल हासिल किया है। फ्यूजन पावर में चाइना काफ़ी सक्सेसफुली एक स्टेज क्रॉस किया है, जिसके बाद एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि फ्यूजन पावर का यूज, न्यूक्लियर फ्यूजन पावर का यूज एनर्जी के सेक्टर में किया जा सकता है। ठीक है, इसको रीड कर सकते हो आप। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है इलेक्शन कमीशन को कि जो आप इलेक्शन रजिस्टर्ड ऑफिस, इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो आप डिसीजन देता है किसी के लिए कि आप एलिजिबल नहीं हो इलेक्ट्रोल रोल में, और डिलीट कर देता है किसी का भी नाम इलेक्ट्रोल रोल से। अभी तक लगभग 6.5 करोड़ को डिलीट कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप जो डिलीट कर रहे हो इलेक्ट्रोल रजिस्टर ऑफिस, तो राइट टू वोट तो उसको नहीं मिलेगा, ठीक है, राइट टू डिसाइड भी नहीं हुआ। तो क्या आप सिटीजनशिप से उसको बर्खास्त कर रहे हो, जबकि सिटीजनशिप देना तो काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो आप करना क्या चाह रहे हो, फेयर इलेक्शन बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसी का रोल एडमिनिस्ट्रेटिव है, ना कि क्वासी जुडिशियल है। तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि सिटीजनशिप कौन सिटीजन है कौन सिटीजन नहीं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है, किसके तहत, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप ये जो कर रहे हो कि कोई कौन सिटीजन है कौन सिटीजन नहीं है, आप इलेक्टोरल रोल से नाम काट रहे हो, ये कहाँ तक सही है। बस एक क्वेश्चनिंग पे पूछा जा रहा है, उस पर अभी चल रहा है डिबेट। आर्टिकल 326 याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ये, कि कोई भी एडल्ट 18 ईयर्स ऊपर है तो वो वोट दे सकता है। ये यहीं पे माइंड में आया, UPSC में पुलिस से पूछा जा चुका है कि राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि आर्टिकल 26 में तो बोला गया है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, बट नो, दिस इज अ लीगल राइट। राइट टू वोट इज अ लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। ये आर्टिकल 326 है जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, ये बस ले डाउन करता है कि कौन वोट दे सकता है, ठीक है, बट ये कोई राइट नहीं देता है, इन्फोर्सेबल राइट ये इसके थ्रू नहीं मिलता है राइट टू वोट। बस ये प्रोविज़न है कि कोई भी 18 ऊपर से वोट देने के लिए एलिजिबल है। देन एक्चुअल राइट जो मिलता है वोट, राइट टू वोट, वो मिलता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, इसलिए राइट टू वोट इज ए स्टैट्यूटरी लॉ, ये लॉ है, स्टैट्यूटरी है, इसलिए राइट टू वोट इज ए स्टैट्यूटरी राइट। UPSC में आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है ज्योति बसु केस में कि राइट टू वोट इज ए स्टैट्यूटरी राइट। एंड अगेन ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का एक आया था, इसको लेकर एक 2 बेंच का स्प्लिट वर्डिक्ट आया। क्या इसका कहानी है कि लीगलिटी ऑफ द प्रोविजन इन द एंटी करप्शन लॉ विच मैंडेट द प्रायर सैंक्शन, कि कोई पब्लिक ऑफिसर्स को, पब्लिक सर्वेंट्स को आप किसी करप्शन के केस में अगर आप उसको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं तो प्रायर सेक्शन का प्रोविज़न होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इस लॉ में सेक्शन 17A में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। कोई भी पब्लिक सेक्टर पे आप करप्शन को इनिशिएट कर रहे हो तो प्रायर सैंक्शन लो। तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें स्प्लिट वर्डिक्ट है। एक का कहना है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये करप्शन से फाइट करने में इसका
काफ़ी डाइल्यूट कर देगा रोल को, इस लॉ के रोल को। वहीं पे एक बॉडी का कहना है कि प्रायर संक्शन इंडिपेंडेंट बॉडी के थ्रू लेना चाहिए, जैसे कि लोक आयुक्त एंड लोकपाल के थ्रू प्रायर सैंक्शन लेनी चाहिए। तो प्रायर सैंक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों प्रायर कंसेंट ले या सैंक्शन ले किसी भी सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस चलाने के लिए, केसेस चलाने के लिए। ये भी बात आ जाती है ऑनेस्ट ऑफिसर्स को, कि उनको एश्योरेंस मिलनी चाहिए कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं बाद में उसके थ्रू कोई प्रिविलेज या फिर प्रिवोलेसेस या मेलिसियस या फिर जो होता है कि मोटिवेटेड उन पे कंप्लेंट कर दिया जाता है, प्रिवोलस एंड मोटिवेटेड कंप्लेंट। तो वो फिर क्या करता है कि उनको डर लगता है कि कोई भी कंप्लेंट कर देगा तो हम फंस जाएंगे, तो सेफ गेम प्ले करते हैं और रिस्क लेने से बचते हैं। लेकिन मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट एक रिक्वायरमेंट है कि एक रिस्क टेकर ब्यूरोक्रेसी हो। क्या है कि जब सेफ गेम खेलते हैं ना, रिस्क एवर्स जब होते हैं तो पॉलिसी पैरालिसिस हो जाते हैं। लेकिन इनोवेटिव होगा, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन देगा, यही तो डिमांड है ब्यूरोक्रेसी का कि किसी भी सोल्यूशन का आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन दे और खुलेआम फ्रीली डिसीजन लें, डर के नहीं, ऐसे डर के होगा। तो वो ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेसी को बचाने के लिए कि आप डिसीजन ले सकते हो, डरो नहीं, तो उनके लिए आप कोई भी मेलिसियस डाल देगा तो उनको फंसा देगा, डिसीजन अगर अगेंस्ट लेगा, किसी का अगेंस्ट लेगा तो उनको बस बचाने के लिए है कि उनको गेम प्ले सेफ गेम सिंड्रोम से बचाने के लिए। तो अब इसको जब स्प्लिट वर्डिक्ट आ गया तो इसको 3 जजेस के बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। सोल्यूशन क्या हुआ कि फाइन बैलेंस मेंटेन होनी चाहिए कि पब्लिक सर्वेंट्स को मालाफाइड प्रोसिक्यूशन से बचाने के लिए, करप्शन को भी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए। तो फिल्टर टू बी प्रोटेक्टेड, ऑनेस्ट ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करना। दूसरा अकाउंटेबिलिटी अप्रोच किया, हर किसी का अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होनी चाहिए। अगर आप प्रायर सैंक्शन करते हैं तो एग्जीक्यूटिव है जो वही सैंक्शन देता है, तो करप्शन के वीकेंड हो जाएगा, जुडिशियल ओवरलुक जो करता है वो वीकेंड हो जाएगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं होगा कि आर्टिकल 14 के सारे एक लॉ के सामने सारा इक्वल है, रूल ऑफ लॉ, नो वन इज अबव द लॉ। तो ये क्या है, लेकिन यहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी अगर सपोज किसी भी कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए प्रेशर किया गया सिविल सर्वेंट पे कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट किसी उसी को दें, अगर वो डिसीजन नहीं लेता कि नहीं हम नहीं देंगे, हम मेरिटोरियस बेसिस पे ही डिसीजन लेंगे, ऑब्जेक्टिव बेसिस पे ही डिसीजन लेंगे, तो क्या उसके अगेंस्ट केस डाल दिया गया कोई कि मेरे ये करप्शन किया है, हमसे 5 लाख रुपया लिया है, तो फिर वो करप्शन केस चल जाएगा। प्रोविज़न ये है कि नहीं, उसका एक सैंक्शन होगा, प्रायर सैंक्शन लिया जाएगा किसी हायर ऑफिसर के थ्रू कि उस पर चलाएं कि नहीं चलाएं, अगर जेन्युइन है तो भी चलता है। तो इससे क्या है कि ऑनेस्ट ऑफिसर फ्रीली एक्शन लेते हैं, डरते नहीं है, बस ये। फॉरेस्ट फायर वैली ऑफ फ्लावर में हुआ है, उत्तराखंड में है वैली ऑफ फ्लावर। ये बस ध्यान रखना है कि वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में। कौन कौन से नेशनल पार्क है उत्तराखंड में? गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, राजा जी नेशनल पार्क, ये राजा जी से जो नदी है पार करता है, गंगा का ट्रिब्यूटरी है रामगंगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड गोविंद पशु विहार, असम बैराज, ये रामसर साइड है। तो वैली ऑफ फ्लावर में आग लगा है, ये वैली ऑफ फ्लावर है, नंदा देवी है, गंगोत्री है। 3 गो लगातार याद रखना है, राजा जी, जिम कॉर्बेट एंड गोविंद पशु। फिर डिसिसिव न्यू फैक्टर, ईरान का जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो उससे रिलेटेड है। तो ठीक है, ईरान का प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? डिवैल्यूएशन हो चुका है इरानियन रियाल का, डिप्रेसिएशन हो चुका है, इन्फ्लेशन है, अनप्रॉफिटेबल हो चुका है बिजनेसमैन प्रोटेस्ट करने लग गए, क्योंकि जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो उसको ऑफिशियली कंट्रोल प्राइस बेचोगे तो अनप्रॉफिटेबल हो रहा है। क्या? इंपोर्टिंग कम्युनिटी को ऑफिशियल प्राइस कंट्रोल प्राइस बेचना अनप्रॉफिटेबल हो रहा है, डिवैल्यूएशन हो चुका है, डिप्रेसिएशन हो चुका है, तो काफ़ी इकोनॉमिकली डिजास्टर हो रहा है, तो उसके प्रोटेस्ट हुआ था। नेक्स्ट आर्टिकल में बोला गया है कि इकोनॉमिक कंडीशन वर्सन हुआ है यूएस प्रेशर के कारण। फिर जो यूरेनियन है ओपन रिसोर्स को भी डाइवर्ट किए हैं, प्रॉक्सी जो लेबनान में है, इराक में है, ह्यूती येमेन में, उनको प्रॉक्सी को भी सपोर्ट फाइनेंस किया। उससे क्या गवर्नमेंट का भी फाइनेंशियली काफ़ी
बर्डन हुआ है और डोमेस्टिकली प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो इकोनॉमिक सेक्शन उनका अपना पॉलिसी सारा एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। प्लस में न्यू जनरेशन जो है वो जो ईरान रिवोल्यूशन हुआ था 1979 उससे अपने आप को रिलेट नहीं करते, उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उनको पॉवर्टी से छुटकारा चाहिए, उसको करप्शन से नहीं चाहिए। इस तरीक़ा से देखते हैं, वो देखते हैं कि कितना ज़्यादा अरब नेशन, गल्फ अरब नेशन है कितना प्रोस्पेरस है। वहीं पे कुछ मासेस का एलिनेशन भी हुआ है, फॉरेन एबेटमेंट यूएसए, और परसिव इंटरफेरेंस यूएसए का, इजराइल का अपना इंटरफेरेंस भी है इस प्रोटेस्ट में। तो गल्फ अरब स्टेट बोल चुके हैं यूएसए को कि हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, आप ईरान पे कंट्रोल करेंगे। वहीं पे अगर ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करता है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसिंग की जो होगा वेस्टेज, इससे में इंस्टेबिलिटी आएगा, इंडिया पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हाँ, डिस्पाइट यूएस प्रेशर, चाइना रिसेंटली यूएस बोला कि चाइना ईरान के साथ जो ट्रेड करेगा उस पर एडिशनल 25% टैरिफ लगा देंगे, दिस इज एडिशनल इकोनॉमिक कॉर्सन। तो बोल रहा है कि यूएस प्रेशर के बाद भी चाइना और यूएई जो है वो मिल के ईरान के मोस्ट ऑफ द ट्रेड को कवर करते हैं, और वो शायद इसको मानने वाला नहीं है, तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वुड इफेक्ट इंडिया के लिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो गल्फ का स्टेबिलिटी इम्पैक्ट करेगा। तो इंडिया पे ऑब्वियसली इंडिया का डायस्पोरा वहाँ पे रहता है, वहाँ से रिमिटेंस आता है, वाइल्ड सप्लाई आता है, रिमिटेंस आता है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इस पर इंडिया का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। फिर इंडिया ऑल्सो नीड्स अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया एक्सेस, पाकिस्तान को बाईपास करके, तो चाबहार पोर्ट के थ्रू एक्सेस चाहिए। इंडियन नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है इंडिया को रशिया थ्रू यूरोप को जोड़ता है, वो भी ट्रेड का एक्सेस चाहिए। तो ये काफ़ी इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए ईरान। इंडिया मस्ट फोकस, एआई का इम्पैक्ट क्या होता है इन्वायरमेंट पे, तो इसको लेकर इंडिया को फोकस करनी चाहिए कि एआई का इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे। एआई का तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट पे, ये जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को ऑप्टिमाइज़ करता है, ग्रिड को ऑप्टिमाइज़ करना, इफिशियंसी इंक्रीज करना। बट निगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि ट्रेनिंग जो करते हैं ना लार्ज एआई डेटा का, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, हाई एनर्जी कंजम्पशन होता है। वहीं पर डेटा सेंटर जो है वो फॉसिल फ्यूल पे इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी कंज्यूम करता है, फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी आता है। वहीं पे डेटा सेंटर को कूलिंग करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, होता है उससे ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन होता है, फ्रेश वाटर का कमी होता है। वहीं पे ई वेस्ट रिसोर्स का पॉल्यूशन होना। तो कुछ पॉइंट ये इन्वायरमेंट पे, वाटर पर इम्पैक्ट, सॉइल पे इम्पैक्ट पॉल्यूशन के थ्रू, फिर एनर्जी जो फॉसिल फ्यूल एनर्जी कंजप्शन, हाई एनर्जी कंजप्शन। तो अगेन सोर्स कोड से रिलेटेड हमने करंट अफेयर्स हमने किए थे कि सोर्स कोड क्या है, सोर्स कोड का इम्प्लीकेशंस क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है सोर्स कोड का। इसमें ये भी इतना खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, आप पढ़ सकते हो कि स्मॉल टाउन का अर्बनाइजेशन हो रहा है। लार्ज टाउन में अब क्या है कि इतना ज़्यादा अनबियरेबल हो चुका है, राइजिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, अनबियरेबल लिविंग इन द लार्ज टाउन अनबियरेबल हो चुका है। वही पे एक डॉग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का है कि आप स्टेट पे हम लगा देंगे हैवी कंपेंसेशन डॉग बाइट्स को लेकर, एक स्टेट अकाउंटेबिलिटी ले, म्यूनिसिपलिटी अकाउंटेबिलिटी ले, और जो खाना खिला रहे हैं स्ट्रे डॉग्स को फीडिंग करते हैं वो भी उनको भी अकाउंटेबिलिटी लेंगे। तो ये इथिक्स को लेकर है कि कॉम्पेशन टुवार्ड्स, एक गांधी जी का था कोर्ट की किसी भी कंट्री का आप सिविलाइजेशन का प्रोग्रेस इस बात से आप तय कर सकते हैं कि उस कंट्री में किसी भी एनिमल को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो प्लस में ये तो इथिक्स हो गया, इथिक्स वर्सेस पब्लिक सेफ्टी होनी चाहिए। जैसे कि कोई एल्डरली अगर रात में अकेले घर जा रहा है तो उसको डॉग कैसे जाते हैं कि 3-4 कुत्ते मिलकर उसको काट लिए, वो मर गए, वहीं पे उनका डेथ हो गया। बच्चों खेल रहे हैं पार्क में, अकेले कहीं गए पार्क में, कुत्ते काट लिए, प्लस में मार भी देता है कोई कोई कुत्ता, इतना एग्रेसिव होता है। तो पब्लिक सेफ्टी वर्सेस एम्पैथी का यहाँ डिलेमा, इथिकल डिलेमा आ जाता है। जो लॉ है वो भी बोलता है, एनिमल बर्थ कंट्रोल लॉ है कि आप, फिर एक है लॉ है प्रिवेंशन ऑफ द क्रूरल्टी एनिमल एक्ट है, वो दोनों पक्ष में है कि आप डॉग्स को वैक्सीनेट कीजिए बट उसको रिलोकेट नहीं कीजिए, उसको वहीं रहने दें। ये एनिमल बर्थ कंट्रोल करना है, उसको स्टरलाइज कर दो उसको,
उसको वैक्सीनेट कर दो, बट फिर दोबारा वहीं पे लाके जहाँ से उठाए थे आप, जिस रोड से, वहीं उसी रोड पे आके छोड़ दो। फिर क्रुएल्टी नहीं करना है किसी एनिमल के साथ, ये लॉ है, ये द पक्ष डॉग्स के फेवर में है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम इस दोनों के लॉ को इंटरफेयर नहीं करें, बस आप इस लॉ को अच्छा से इम्प्लीमेंट करें कि एग्रेसिव डॉग ना हो, किसी को काटे नहीं, और काटे तो रिस्पॉन्सिबल स्टेट को हो। आप क्यों, मर गया तो स्टेट को हका, क्यों आप उसको वैक्सीनेट नहीं किए थे, बस ये। और इम्पोर्टेंट पब्लिक प्लेस पर डॉग ना हो, बस। इसमें कहना है कि इक्वलिटी इन सोसाइटी, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सोसाइटी में इक्वलिटी स्कूल से आता है, जहाँ पर अमीर गरीब दोनों बच्चे साथ साथ में कंधा कंधा मिलाकर पढ़ते हैं। और राइट टू एजुकेशन जो एक्ट लाया था कि कोई भी अमीर, कोई भी बड़ा स्कूल है जो गरीब कुछ परसेंटेज गरीब बच्चों को सीट देगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो नहीं रहा है, उसको लेकर ये था आर्टिकल। एक साइबर सिक्योरिटी से फाइट करने के लिए हाई लेवल इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाया, IDC। वो सारे जितने भी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है उसके 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 ऑफिसर्स इसमें शामिल होंगे, और एक कोऑर्डिनेटर वे में साइबर सिक्योरिटी से फाइट करने के लिए इसको बनाया गया है, GS3 इंटरनल सिक्योरिटी। वहीं पे 15 में आते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि हमने ऐसा सोर्स कोड का डिमांड ही नहीं किया है, ये झूठ है। वहीं पे कीको, जो मणिपुर में स्निक वायलेंस हुआ था कीको और मैते के बीच में, तो कीको ग्रुप का कहना है कि हम नहीं रहेंगे साथ में, हमको अब सेपरेट यूनियन टेरिटरी चाहिए, मणिपुर के से अलग होकर हमारे लिए सेपरेट यूटी चाहिए। ये स्निक वायलेंस हुआ था, गवर्नेंस फेल्योर था। आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट यूनियन टेरिटरी का क्रिएट कर सकता है। आर्टिकल 239 ए में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी है। इसमें क्या हुआ है कि ब्रेकडाउन ऑफ ट्रस्ट, दो कम्युनिटी के बीच में ट्रस्ट का ब्रेकडाउन हो चुका है। तो सोल्यूशन ये नहीं होनी चाहिए कि हम बांट दें। इंडिया का स्ट्रेंथ है रिकनसाइलिंग डाइवर्सिटी, ये कंक्लूजन लिखना है कि इंडिया स्ट्रेंथ क्या है, रिकनसाइलिंग डाइवर्सिटी थ्रू डायलॉग्स एंड नॉट डिवीजन थ्रू टेरिटोरियल फ्रेगमेंटेशन। ये तो फिर डिवीजन हमेशा करता रहेगा। तो सस्टेनेबल जो पीस है वो आएगा रिस्टोरिंग ट्रस्ट, इम्पार्शियल गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को इंश्योर करने के बाद ही ये होगा। तो इम्पार्शियल गवर्नेंस स्ट्रेंथ करें, ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करें, पीस बिल्डिंग करें, ये मैकेनिज्म आने के बाद ही सस्टेनेबल पीस और डेवलपमेंट होगा। ये सोल्यूशन है। ये है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैरीन डिप्लोमेसी। इसका आर्टिकल कहना है कि इंडिया को क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन करना है। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन मतलब कि सेमीकंडक्टर चिप का, रेयर अर्थ, लिथियम कोबाल्ट, रेयर अर्थ, निकल ये सब का यूज़ होगा EV, बैटरी, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस। तो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ आपके पास हो। और चाइना उसका यूज़ कर रहा है, एक्सपोर्ट कंट्रोल उस पर लगा रहा है। तो गवर्नमेंट को, ये आर्टिकल में बोला गया, गवर्नमेंट को 2 प्रोन्ड स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए। पहला कि लॉन्ग टर्म अपना घर पे कैपेबिलिटी करो, डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन करो, फिर उसको एक्सप्लॉयटेशन करो, फिर प्रोसेसिंग करो और घर पे ही बनाओ। फिर दूसरा है कि आप विदेशों के साथ एग्रीमेंट कर लो और सप्लाई चेन को इंश्योर करो। तो 2 प्रॉन्ज स्ट्रेटेजी को आप इसको सिक्योर करने के लिए प्ले करो। इंटरनल पार्टनरशिप करो प्राइवेट प्लेयर के साथ, रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस आपके पास आए, कॉपरेशन हो, को डेवलपमेंट हो। सॉरी, एक्सटर्नल पार्टनरशिप करो लाइक माइंडेड कंट्री के साथ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, फाइनेंस हो, कॉपरेशन और डेवलपमेंट हो। अपना घर में प्रोसेसिंग करो, डिफाइनिंग करो इंडिया में ही, डोमेस्टिक एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करो। अर्बन माइनिंग करो। अर्बन माइनिंग मतलब जो वेस्ट होता है, ई वेस्ट, उसी से आप कोबाल्ट निकाल लो। रिसाइकलिंग करो, PLI स्कीम को इनिशिएटिव करो, इन्वेस्टमेंट लो, क्लियर पॉलिसी लाओ। इससे क्या हो कि आप सिक्योर कर सकते हो डोमेस्टिक कैपेबिलिटी को, आप डोमेस्टिक कैपेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हो आप इस तरीक़ा से। मेंटरिंग मोमेंट, ये कहना है कि स्किलिंग ठीक है अपने जगह है, लेकिन मेंटरिंग हाल फिलहाल काफ़ी डिमांडिंग हो रहा है। मेंटरिंग स्किलिंग गैप, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एक मेंटरिंग का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंटरिंग मतलब वही प्रोफेशनल हो जो गाइड करे स्टूडेंट को, क्या अभी मार्केट का डिमांड है, क्या आपको क्या परस्यू करना चाहिए कैरियर फील्ड में, मतलब कैरियर गाइडेंस हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट। स्कूल में भी इसका होना चाहिए कि हर स्कूल में, यूनिवर्सिटी में एक कैरियर गाइडेंस हो जो गाइड करे स्टूडेंट को। मलयालम लैंग्वेज एक्ट, ये केरला गवर्नमेंट का है,
लाया है उसको इसको इसको प्रोटेस्ट कर रहा है कर्नाटका गवर्नमेंट की ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो कासागुर इलाका है केरला का, वहाँ कन्नड़ स्पीकिंग लोग रहते हैं, उसके माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है उसके अगेंस्ट हो जाएगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। केरला गवर्नमेंट ने ये एक्ट लाया है, उसके तहत फर्स्ट लैंग्वेज बन जाएगा मलयालम, ऑल गवर्नमेंट स्कूल एंड ऑल गवर्नमेंट एडेड स्कूल मलयालम बन जाएगा। इसका यूज़ गवर्नमेंट में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जुडिशरी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, हर जगह होगा। ये गवर्नमेंट क्यों चाहता है? केरला गवर्नमेंट की लिंग्विस्टिक हेरिटेज मेरा है, मेरा एजुकेशन अपना कंकरेंट सब्जेक्ट है, अपना एजुकेशन ऑटोनॉमी होनी चाहिए, फेडरलिज्म होनी चाहिए। ये आर्टिकल 51A में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है कि किसी भी जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होता है, केवल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का प्राइमरी एजुकेशन है, वो स्टेट का काम है कि उसको मदर टंग में आप उसको इंश्योर करवाइए। आर्टिकल 29 में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को कंजर्व करना, अपना लैंग्वेज को कंजर्व करने का राइट है। एंड आर्टिकल 30 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन दियर एजुकेशन। तो रिसेंट ऐसा ही बिल 2015 में आया था जिसको प्रेसिडेंट ने साइन करने से मना कर दिया था। देखते हैं ये बिल का क्या होता है। बोला जा रहा है कि फेडरलिज्म के अगेंस्ट हो सकता है। मरीन एंड स्पेस बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बस इतना ध्यान रखना है कि जो अनएक्सप्लोर्ड स्पेस, आउटर स्पेस है या फिर डीप ओशियन है, उसको एक्सप्लोर करना, कि टू डेवलप बायोलॉजिकल नॉलेज, नया बायोलॉजिकल नॉलेज निकालना, वहाँ से बायोलॉजिकल नॉलेज डेवलप करना, एंड नया बायोलॉजिकल मटेरियल निकालना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करना। कैसे? बाय स्टडिंग द एक्टिविटी ऑफ द अलगाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अदर मैरीन लाइफ, उससे इंजाइम्स निकाले, नया फूड इंग्रेडिएंट्स निकालना, नया प्रोसेस निकालें किसी चीज़ को करने का, किसी चीज़ को बनाने का, उसी को बोलते हैं बायो टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। स्पेस बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रोब्स एंड प्लांट्स कैसे माइक्रोग्रेविटी में, रेडिएशन में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे रहते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होगा, ये इससे क्या होगा कि बाहर जब जाएगा ह्यूमन मिशन पे तो फूड इंश्योर करना। देन इंडिया का 11,000 कोस्ट लाइन, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का भी कब है? सीवीड का इंपोर्ट करता है चाइना से। सीवीड भी एक है। सीवीड का यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल्स में, फूड में एंड कॉस्मेटिक्स में हम यूज़ करते हैं। ब्लू इकोनॉमी, डीप ओशियन मिशन, बायो 3 जो रिसेंटली आया है गवर्नमेंट का प्लानिंग, इसके थ्रू मरीन इकोसिस्टम को इंश्योर करना बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके। स्पेस में भी इसरो काम कर रहा है, नासा काफ़ी इस फील्ड में काफ़ी स्ट्रेंथन कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है मरीन बायोटेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल में रूप में आप लिख सकते हो कि ड्रग्स और वैक्सीन बनना, जैसे एंटी कैंसर ड्रग्स बन सकता है। ब्लू इकोनॉमी, बायोफ्यूल फ्रॉम अलगाई एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ऐसा अलगाई को पता करना कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल, जिससे क्लाइमेट फाइट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इन्वायरमेंट रिमेडिएशन को, ऐसा माइक्रोब्स है जो वाइल्ड को ईट करता है, तो वाइल्ड ईटिंग माइक्रोब्स इन्वायरमेंट प्रोडक्शन में हेल्प। वहीं पे जो स्पेस में जो है, स्पेस मतलब बायोलॉजिकल का टेक्नोलॉजी यूज़ करना, स्पेस बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे कर सकते हैं? स्पेस मेडिसिन, माइक्रोग्रेविटी इनेबल ड्रग, स्पेस एग्रीकल्चर, रेडिएशन रेसिस्टेंस माइक्रोब को डेवलप करना। बायो प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? ये सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड कमर्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स। इसमें बायोलॉजिकल रिसोर्स का इसमें प्रोस्पेक्टिव में यूज़ कर रहा है, इसमें बस अभी रिसर्च कर रहा है। देन पैसिव यूथैनासिया का लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या होगा? एंड ऑटोनॉमी वर्सेस सैंक्टिटी ऑफ लाइफ को लेकर डिलेमा है। देन वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है 7.2, बस इतना ही याद रखना है। 7.2 फाइनेंशियल 26 का लिए रहने वाला है। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, इंडिया ग्रोथ प्रोजेक्शन 7.2 प्रीलिम्स में आता है कभी कभी।
फिर ग्रीनलैंड को लेकर कवर किए थे कि ग्रीनलैंड का लेकर जो चल रहा है डिबेट, अभी कंटिन्यू डिबेट रहेगा, रिसोर्स के लिए, टेरिटरी के लिए, न्यू कॉलोनलिज्म, पावर प्ले। वहीं पे फिर स्टार्टअप इंडिया मिशन, इंडिया इसमें क्या है कि स्टार्टअप इंडिया मिशन है किसके अंदर, ये बस याद रखना है, डिपार्टमेंट DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि रिसेंटली 44,000 स्टार्टअप लास्ट ईयर अकेले नया खुला है 2025 में, और 16 जनवरी को 10th एनिवर्सरी था स्टार्टअप इंडिया मिशन का। तो स्टार्टअप इंडिया मिशन है क्या, इसके बारे में जानते हैं कि इनोवेशन क्यों लाया गया था इसको, कि इनोवेशन हो, एंटरप्रेन्योरशिप कहीं को इंकरेजमेंट मिले, और इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ हो, इजी टू फाइनेंस हो, जो स्टार्टअप उसको फाइनेंस मिले उनको अच्छा से, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, इन्वेस्टमेंट हो, कैपिटल मैन्युफैक्चरिंग हो, जॉब क्रिएशन हो। यूनिकॉर्न बन रहा है धीरे धीरे स्टार्टअप, और अपना IPO लॉन्च कर रहा है स्टार्टअप। DPIIT इसको इम्प्लीमेंट करता है स्टार्टअप इंडिया मिशन को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। सिंगल विंडो क्लियरेंस होता है, सिंप्लीफिकेशन एंड होल्ड लीडिंग होता है, इजी एक्सेस है, इजी एक्सेस थ्रू इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव एक और है कि फंड ऑफ फंड ट्रांसफर है 10,000 करोड़ का, इजी एक्सेस टू फाइनेंस। एंड एक है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड फॉर इंडिया, ये है 944 करोड़ का, अर्ली स्टार्टअप को सपोर्ट करता है, फाइनेंस देता है। एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप, ये तीसरा स्कीम है। पहला ये फंड फॉर फंड फाइनेंस स्टार्टअप इंडिया सीड, ये सबके लिए, जो इसको CBD में मैनेज करता है इस फंड को, जो सबके लिए है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है स्टार्टअप को। ये अर्ली ग्रोथ में स्टार्टअप को फंड प्रोवाइड करता है, सीड इंडिया स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम 945 करोड़ का। फिर एक और इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि इंडस्ट्री एकेडमिक पार्टनरशिप और इनक्यूबेशन को बढ़ावा देने के दिया जाता है इस DPIIT इस मिशन के थ्रू, स्टार्टअप इंडिया मिशन के थ्रू। एंजल टैक्स को एग्जेप्शन किया हुआ है कि एंजल टैक्स को इसमें एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, इनकम टैक्स एग्जेप्शन फॉर 3 years। वहीं पे फिर इस मिशन का यूज है, IPR सपोर्ट देता है, मार्केट एक्सेस देता है। तो ये मिशन इम्पोर्टेंट है स्टार्टअप इंडिया ग्रोथ से रिलेटेड। तेलंगाना में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द सेकेंड MLA, इसमें देखेंगे कि एंटी डिफेक्शन जो स्पीकर का डिस्क्रिमिनेशन है, वो एंटी डिफेक्शन लॉ के जो पर्पस है उसको डिफीट कर रहा है। ठीक है ना, तो डिफीट द पर्पस ऑफ द लॉ जो डिस्क्रिप्शन है। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होता है स्पीकर, तो उसके पक्ष में डिसीजन लेता है। ये ध्यान रखना है कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में स्प्लिट को रिमूव कर दिया गया था, लेकिन मर्जर को उसमें कंटिन्यू रखा गया था, मर्जर स्टिल अलाउड है। दिनेश गोस्वामी कमेटी में कहना है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के जो यूज़ है वो रिलेट कर दो कॉन्फिडेंस मोशन एंड मनी बिल के से रिलेटेड बस। और लॉ कमीशन का एक रिकमेंडेशन था कि जो डिसीजन मेकिंग ट्रांसफर हो वो स्पीकर से इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल्स और इलेक्शन कमीशन को दे दिया जाए, या फिर ये गोस्वामी कमीशन बोलता है प्रेसिडेंट को दे दिया जाए। और फिक्स टाइम कर दो स्पीकर को डिसीजन लेने के लिए, ये नहीं कि अब 5 महीना तक डिसीजन ही नहीं ले रहे हैं। माइग्रेंट वर्कर्स लिंचिंग जो है, माइग्रेंट वर्सेस किलिंग एंड लिंचिंग को रिलेटेड कॉम्पेशन एंड इथिकल देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, मॉब विजिलेंटिज्म है, हेट क्राइम है। तो आउटसाइड वर्कर्स को देखा जाता है कि हमारे जॉब के लोकल द्वारा कि हमारे जॉब के साथ कम्पिटिट कर रहे हैं, और उनको बड़ा फियर एंड सस्पिशन से दिया जाता है। वो सोशली इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं, उनको कल्चरल स्टेरियोटाइप्स का फेस करना पड़ता है, इकोनॉमिकली वीक होते हैं, पॉलिटिकली वॉइसलेस होते हैं, सोशली आइसोलेटेड होते हैं जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं। तो रूमर्स से फियर्स जो होता है वो उनके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा फैलता है। हेट क्राइम इज वायलेंस मोटिवेटेड बाय द प्रेजुडिस अगेंस्ट आइडेंटिटी, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 ध्यान रखना है। लिंचिंग इज एफर्ट अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था।
तहसीन पुनावाला केस में। तो इथिकली भी है, mob violence represents the triumph of the prejudice over the reason and emotions over the ethics, breakdown of the constitutional morality के अगेंस्ट है। देन इंडिया को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अब इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि यूएसए का जो एक्शन है वो इंडिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को हर्ट कर रहा है, चाहबान को हर्ट कर रहा है। बजट 2026-27 कैसी होनी चाहिए, तो फिर इसमें बस इसका मेन ये है कि अनसर्टेनिटी क्राइसिस है। अब फिर भी हम मेरा इकोनॉमी रेजिलियंस क्यों है, क्योंकि हम डोमेस्टिक लेड ग्रोथ मेरा हुआ है, काफ़ी रिफॉर्म किए डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक सेक्टर में डिमांड हमारा कंटिन्यू बना रहा है, इसलिए हम अभी तक स्ट्रेंथन रहा है। स्ट्रेंथन अभी भी बजट को क्या करना चाहिए, डोमेस्टिक सेक्टर को स्ट्रेंथन करना चाहिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर कंटिन्यू करते रहना चाहिए, और सोशल सेक्टर स्पेंडिंग कंटिन्यू करते रहना चाहिए, और कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करें, प्राइवेट सेक्टर को हेल्प करें, और डिफेंस में आप एक्सपोर्टर बनो। 77 रिपब्लिक डे में यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा एंड उर्सुला वोन डो आने वाले हैं। तो देखते हैं कि यूरोपियन काउंसिल एंड कमीशन में अंतर क्या है। जो काउंसिल होता है पॉलिटिकल बॉडी होता है, ओवरऑल पॉलिटिकल डायरेक्शन देता है। जो कमीशन होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है, इंप्लीमेंट करता है यू के पॉलिसीज़ को। काउंसिल ये एंटोनियो कोस्टा इसके हैं, उर्सुला वोन डो है, एग्जीक्यूटिव है, ये पॉलिटिकल है, ठीक है। ये प्रपोज करता है लॉ मेकिंग। कमीशन जो लॉ मेकिंग प्रपोज करता है कि इस तरीके से ड्राफ्ट लेजिस्लेशन, जिससे कैसे गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट में ड्राफ्ट पेश करता है, तो ड्राफ्ट यूरोपियन यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है वो पेश करता है। वो ड्राफ्ट कहाँ जाता है, यूरोपियन पार्लियामेंट के पास जाता है, जो कि डायरेक्टली यू के सिटीजन्स से चुने हुए होते हैं। और ये काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन ये फोर्थ बॉडी है, ये यू मेंबर जो स्टेट उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे राज्यसभा होता है उसी तरीक़ा से काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन होता है, यू के मेंबर स्टेट्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो लॉ अगर दोनों पास करता है लॉ को, तो फिर लॉ एडॉप्ट हो जाता है, तभी लॉ एडॉप्ट होता है, फिर यूरोपियन कमीशन उसको इम्प्लीमेंट करता है, और यूरोपियन काउंसिल बस पॉलिटिकल डायरेक्शन देता है। ये जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं मीटिंग उसको बस चेयर करता है। ये एक रिसेंटली 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्पीकर एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉमनवेल्थ हुआ है बाय नील फॉर्म, हर 2 साल बाद होता है। ये प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं वो अपना शेयरिंग करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथन करना, अपहोल्ड इंडिपेंडेंस एंड न्यूट्रलिटी ऑफ द प्रेसाइडिंग ऑफिसर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को इंश्योर प्रमोट करना। 27th हुआ था ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा में, एंड 29th होने वाला है नेक्स्ट लंदन में यूके में 2028 में, ठीक है। ये इसमें इसके जो कोड्स हैं वो याद रखना है GS2 के लिए, एथिक्स के लिए, कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल व्हेन दे आर ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव, रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल। अगर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन तभी स्ट्रॉन्ग होगा, रिलायबल होगा, जब वो ट्रांसपेरेंट होगा, इंक्लूसिव होगा, रिस्पॉन्सिव होगा, अकाउंटेबल होगा। ये उम्बेल्ले का इस स्पीच में हेड तो वही था, प्रेसाइडिंग ऑफिसर तो वही थे, इंडिया में होस्ट हुआ था, तो उनका कहना था। ट्रांसपेरेंसी क्या करता है, पब्लिक ट्रस्ट देता है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी को इन्हेंस करता है, पीपल पार्टिसिपेशन इंक्रीज करता है, एंड बस इससे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होता है। बस इतना ही ध्यान रखना है। देन सीड बिल आएगा। सीड बिल का मेन काम है ड्राफ्ट सीड बिल आने वाला है, उसको इसी बजट सेशन में उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अभी तक इंडिया का सीड्स मार्केट है प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीड एक्ट 1966 से गवर्न हो रहा है, जो काफ़ी आउटडेटेड हो गया, नया मॉडर्न हो चुका है, जहाँ पर हाइब्रिड GM सीड आ रहा है, फेक सीड आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ गया है सीड मार्केट में। तो फार्मर का कंसर्निंग है फेक सीड को लेकर, तो उसी से क्वालिटी सीड को इंश्योर रखने के लिए, प्रिवेंट फेक सीड को से बचाने के लिए ये आ रहा है। तो सीड इसका क्या प्रोविजंस होगा, ये बस सीड को इंश्योर करेगा कि फार्मर्स को क्वालिटी सीड मिले, फार्मर्स को क्या मिले, क्वालिटी सीड मिले। सीड का रजिस्ट्रेशन होगा, ट्रेसेबिलिटी होगा QR कोड के थ्रू, हर सीड जो बैग होगा उस पर QR कोड होगा, जिसके थ्रू आप ट्रेस कर सकते हैं कि उसका ओरिजिन कौन है, प्रोड्यूसर कौन है। अगर वो फेक हुआ तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। टेक्नोलॉजिकल ड्राइवन रेगुलेटरी रिफॉर्म, इसी का एक नया रेगुलेटरी रिफॉर्म हुआ है, टेक्नोलॉजिकल ड्राइवन आप बोल सकते हैं।
पेनल्टी हो, सब स्टैंडर्ड सीड हुआ तो उसके लिए पेनल्टी होगा, और सीड से फार्मर का लॉस होता है तो फार्मर को भी कंपनसेशन पे करना पड़ेगा अगर लॉस होता है फार्मर को बैड सीड के यूज करने से। तो जो पहले प्रोविज़न में नहीं था, इसका बेनिफिट है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होगा, क्रॉप लॉस फेल्योर नहीं होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा, डबली फार्मर इनकम में इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। देन वही ईरान क्रिमिनल का न्यूज़ अगेन, फिर ये न्यूज़ था कि क्या डाटा सेंटर ऑपरेट में स्पेस में काम करेगा, तो इसको लेकर गूगल अपना देख रहा है कि क्या ऐसा कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट सन कैचर नाम का लगाया है जो कि सोच रहा है कि डाटा सेंटर को स्पेस में भेज दें, जिससे कि फॉसिल फ्यूल जो हैवी इलेक्ट्रिसिटी रिलायंस है उसका डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। वाटर का जो यूज करता है बहुत ज़्यादा मात्रा में कूलिंग के लिए, उसका यूज कम हो जाएगा, तो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होगा। तो उसको लेकर चल रहा है कि ये है PSLV क्यों फेल हुआ। तो इससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बस फेल कर गया। इनका एक बस सस्पिशन है कि सर्विलांस सैटेलाइट था इस बार USN-1, तो ऐसा तो नहीं कि कोई इसको फेल करवाया गया है बाहरी ताकतों द्वारा। आर्बिट्रेशन काउंसिल का क्या होता है? आर्बिट्रेशन काउंसिल का मतलब होता है कि एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR मैकेनिज्म है, जहाँ पर डिस्प्यूट्स को कोर्ट के बाहर न्यूट्रल आर्बिट्रेटर के द्वारा तय किया जाता है। उसका अवार्ड होता है बाइंडिंग होता है, ध्यान रखना। न्यूट्रल आर्बिट्रेटर के द्वारा किसी भी डिस्प्यूट्स को कोर्ट के बाहर सुनवाई कर दिया जाता है, और अवार्ड जो होता है बाइंडिंग होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्समेंट करना, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, और GS3 के लिए काफ़ी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस में रिड्यूस जुडिशियल बैकलॉग को भी रिड्यूस करेगा, इम्प्रूव ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या इसमें क्या है कि 2019 में एक अमेंडमेंट आया था आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996, जिसके तहत आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थापना करना था, जो अभी तक हुआ नहीं है। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी होता जो कि प्रमोट करता इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को, जो अभी तक हुआ नहीं है। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ही प्रमोट करता। BN कृष्णा कमेटी का रिकमेंडेशन था, इसको हाई लेवल कमेटी आर्बिट्रेशन हुआ था। तो ये काम था क्या था, ACI का काम क्या था कि ग्रेडिंग करेगा आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन को। जितने भी इंस्टीट्यूशन होगा आर्बिट्रल उसको ग्रेडिंग करेगा। ग्रेडिंग जैसे कि NAC ग्रेडिंग करता है किसी भी कॉलेज को ABC, उससे उसी तरीके से ये किसी भी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन जो सुनवाई करने के लिए अपने आप को रजिस्टर करेंगे उनको ग्रेडिंग करेगा कौन ज़्यादा अच्छा है। वो हेल्पफुल कैसे होगा, क्योंकि वो हेल्प पार्टीज चूज क्रेडिबल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन। वो पार्टीज को हेल्प करेगा कि चूज करने में कि कौन सा क्रेडिबल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन है, और ये इंकरेज कंपटीशन भी करेगा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। आर्बिट्रेशन को एक्रेडिटेशन भी होगा। कैसे किसी भी लॉयर को एक्रेडिटेशन दिया जाता है कि सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ ठीक है हम सर्टिफिकेट करते हैं कि इसके पास लीगल नॉलेज है और ये कर, उसी तरीके से आर्बिट्रेशन को एक एक्रेडिटेशन दिया जाएगा। तो इसका दो काम था कि ग्रेडिंग करेगा और रिकॉग्नाइज करेगा प्रोफेशनल बॉडी को कि कौन से बॉडी एक्रेडिट कर सकते हैं आर्बिट्रेटर को, ठीक है। प्लस में वो रिपोजिटरी भी करेगा आर्बिट्रेटर अवार्ड को। ये 3 फंक्शनिंग था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीक़ा से एक आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा, जैसे कि स्कूल कॉलेजेस होता है उसी तरीक़ा से एक होगा आर्बिट्रेशन बॉडी, प्राइवेट बॉडी होगा। वो अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे कि हम आप दोनों के बीच का झगड़ा सुलझाएंगे, और किसका रेटिंग अच्छा है वो ये ACI तय करेगा। ये एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म का पार्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इसमें कि ये इंडिपेंडेंट हो, एक्सेसिव इसका सेंट्रल का कंट्रोल नहीं हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में सेंट्रल ही पार्टीज होता है। अगर सेंट्रल का उस पर कंट्रोल हो, सेंट्रलाइजेशन हो, सेंट्रल का उसका इन्फ्लुएंस हो, तो वो इंटरफेरेंस किया जा सकता है। तो यहाँ पे है कि ACI जो है का चेयरमैन है वो अपॉइंट किया जाएगा यूनियन गवर्नमेंट द्वारा इन कंसल्टेंसी विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो कौन हो सकते हैं? फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं, या फिर इमिनेंट पर्सन हो सकते हैं जिनको एक्सपर्टाइज हो, आर्बिट्रेशन में एक्सपर्टाइज हो।
एंड द कंप्रोमाइज एक्स ऑफिसर मेंबर फॉर द एग्जीक्यूटिव, एक्स ऑफिसर मेंबर जो है एग्जीक्यूटिव से आएंगे। अब ग्रीनलैंड को लेकर इशू जो चल रहा था, उस पर कुछ यूरोपियन के 8-10 कंट्रीज वहाँ पे अपना जस्ट एज अ शो करने के लिए कि कुछ आर्मी भेज दिए। तो ट्रंप ने बोला कि मेरे बातों को नहीं मानना, आप पे टैरिफ लगाते हैं। डेनमार्क, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, फ्रांस पे 10% एडिशनल टैरिफ दिया जाएगा, जिसको यू बोला है कि हम इसको अपोज करेंगे। ये रूल बेस्ड ऑर्डर के अगेंस्ट है, कॉर्सिव डिप्लोमेसी है, इकोनॉमिक सैंक्शन है, टैरिफ है, वीपन है। यूएन क्या कर रहा है पता नहीं, सोया हुआ है। एक मीम आया था कि यूनाइटेड नेशन अभी जो भी यूएसए कर रहा है उसको लेकर यूएन पूरा हमको दिखाई नहीं दे रहा है। पीआईबी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप पढ़ भी सकते हैं, ऐसे बोल देते हैं कि ये पीडीएफ में होगा। सांझ शक्ति इंपॉर्टेंट, ठीक है, जैसे वन लाइनर है। केरला का बटरफ्लाई सेंचुरी, अरालम वाला सेंचुरी आप देख सकते हैं। यहाँ पे वायनाड है, अरालम है, ये आया था इंपॉर्टेंट प्लेस में आ चुका है एक बार। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ध्यान रखना है कि केरला का फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी हुआ है। फिर वहीं पे यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड हुआ है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 मेजर स्वाति संथा को दिया गया है। वहीं पे मेघालय में फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस। फिर मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट हुआ है फिश प्रोडक्शन में, 197.75 लाख टन। एग्रीकल्चर का ग्रोथ वैल्यू एडिशन का 7.3% एग्रीकल्चर फिशरी सेक्टर डोमिनेट कर रहा है। दूसरा पॉइंट कि 75% जो है इनलैंड फिशरीज है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ब्रिक्स 2026 इंडिया में होने वाला है। थीम क्या है? बिल्डिंग फॉर द रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। वर्ल्ड का 45% वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 37% वर्ल्ड ग्लोबल जीडीपी ब्रिक्स है। इसके 11 कंट्री है, अभी तक 10 ही बोल सकते हो, 11 है लेकिन 10 बोल सकते हो क्योंकि अभी सऊदी अरेबिया अभी इसमें अपना पार्टिसिपेशन को डिले किया है। तो 10 में जो फाउंडिंग 4 थे ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। फिर साउथ अफ्रीका 2010 में आया, 24 में इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई एंड 25 में लास्ट ईयर जो ब्राज़ील में हुआ था उसमें इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया था। इस साल लास्ट ईयर 2025 में 7th में हुआ था रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में, ठीक है। उसका भी थीम याद रखना, कभी कभी यूपीएससी में फिर स्टेट पीसीएस में लास्ट का पूछ लेता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग 18th है। राजस्थान का फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक विलेज हुआ है बामन बासा कंकर पंचायत, कोटपुतली, बहरोल डिस्ट्रिक्ट। अंद्रिया रॉय माउंटेन अकागुना अर्जेंटीना का। ये क्या है कि वर्ल्ड के 7 हाईएस्ट पीक कहाँ कहाँ है, सब पे कॉन्कर करना एक गेम हो गया कि 7 पे कौन कॉन्कर कर लिया है। तो इसी तरीक़ा से अर्जेंटीना के माउंट अकोनकागुआ पे, जो कि साउथ अमेरिका का हाईएस्ट है, साउथ हेमिस्फीयर में हाईएस्ट है, 6961 मीटर है, टॉलेस्ट पीक आउटर एशियन कंटिनेंट एंड एंडीज माउंटेन रेंज अर्जेंटीना का पार्ट में है। एंड पार्ट ऑफ द फेम 7 समिट चैलेंज है। 7 समिट चैलेंज है, ये एशिया का, अकागुना साउथ अमेरिका का, अलास्का यूएसए का, नॉर्थ अमेरिका का डेनाली, यहाँ से देख सकते हैं आप डेनाली। फिर एल्ब्रुस यूरोप का, फिर एशिया का किलिमंजारो अफ्रीका, कोस्की जूको ऑस्ट्रेलिया एंड विंसन अंटार्कटिका। सक्षम वैली कहाँ है, ध्यान रखना है, इसको लेकर न्यूज़ इन लोकेशन आया था। तो सियाचिन वैली एक बार यूपीएससी में पूछा था, तो सियाचिन वैली, अक्साई चिन, ये सब ध्यान रखना है। अक्साई चिन के इस साइड है कि वेस्ट साइड है, नॉर्थ है कि नॉर्थ ईस्ट है, ये बस पॉइंट में रखना है। 1963 में पाकिस्तान इसको हैंड ओवर कर दिया था चाइना को। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी। नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में महाराष्ट्र का रैंकिंग 1 आया है, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड गुजरात। देन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में विमेनिया इनिशिएटिव क्या है कि इस वीमेन लेड जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज है उसको इंकरेज करना कि उनके गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में उनको पार्टिसिपेशन इन्हेंस करवाना, इसका रोल था कि इससे कि वीमेन एंटरप्रेन्योर्स इंक्रीज करे और सेल्फ हेल्प ग्रुप में इनका पार्टिसिपेशन बढ़े। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल रिपोर्ट रिस्क है, ये इसका कहना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में कि एज ऑफ कंपटीशन आने वाली है, राइवलरी बढ़ने वाली है,
न केवल मिलिट्री की फील्ड में नहीं बट ट्रेड की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में टेक्नोलॉजी कंट्रोल होगा, सैंक्शन होगा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होगा, कॉपरेशन हार्ड हो जाएगा, कंपटीशन होगा, ग्लोबल लैंडस्केप फ्रेगमेंटेड, अनप्रेडिक्टेबल एंड मल्टीपल ओवरलैपिंग रिस्क होगा। मध्य प्रदेश भासनी के साथ MOU साइन किया। भासनी क्या है कि एक डिजिटल इंडिया मिशन के तहत AI बेस्ड लैंग्वेज सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। टेक्स्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट एंड स्पीच टू स्पीच। ये मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेट इनेबलिंग मल्टी लैंग्वेज एक्सेस टू डिजिटल सर्विसेज। एक सर्विस में से सपोज किसी लैंग्वेज, किसी स्टेट का लैंग्वेज है हिंदी, तो सर्विसेज अगर हिंदी में निकाले हो तो उसी स्टेट में कोई ट्राइबल कम्युनिटी है जिसका पॉपुलेशन 3000 है, उनका अपना लैंग्वेज है, तो भाषणी उसी लैंग्वेज में उनका सर्विसेज को ट्रांसलेट कर देगा लैंग्वेज। इससे क्या होगा, एक्सेस होगा, इस एक्सेस टू सर्विस होगा, ई गवर्नेंस होगा, गवर्नेंस इंप्रूव होगा रीजनल लैंग्वेज में। देन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। डेटा इंक्रीज, बस इतना ध्यान रखना है कि इसको निकालता कौन है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसको पब्लिश करता है। और मंथली पब्लिश हो रहा है, रिसेंटली जनवरी 2025 से मंथली हो रहा है, क्वार्टरली भी होता है। यूज़ क्या करता है, करंटली वीकली स्टेटस अप्रोच को इसको पब्लिश करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस डेटा के लिए स्टैंडर्ड है मेथड। आगे देखते हैं इस मेथड को बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ओवरऑल जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है 56.1% है, और रूरल एरिया में 59 है, अर्बन वहीं पर अर्बन में 50 है। फीमेल का इंक्रीज हुआ है 35.3 है। बार UPSC में स्टेट PCS से पूछता है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। फिर ठीक है, ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट 4.8 है। करंट वीकली स्टेटस क्या है कि मेंस में आ चुका UPSC का, बस इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये शॉर्ट टर्म रेफरेंस पीरियड ऑफ 7 डेज को कवर करता है कि कोई भी रेफरेंस पीरियड 7 डे को, कोई भी पर्सन लास्ट 7 डे में अगर अनएम्प्लॉयड था मतलब वो लास्ट 7 डेज में 1 घंटा के लिए भी पूरा 7 दिन तक रेफरेंस पीरियड में वो कोई काम नहीं किया तो अनएम्प्लॉयड रहा। ठीक है, कोई काम नहीं किया तो अनएम्प्लॉयमेंट रहा। एक यूजुअल स्टेटस होता है जो कि 365 डे का डिफरेंस पीरियड लेता है, लेकिन इसके लिए करंट वीकली स्टेटस NSO यूज करता है ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के रिपोर्ट निकालने के लिए। और 20 to 25 जनवरी से ये मंथली, पहले ईयरली होता था, अब मंथली निकालने लग गया है। ठीक है, क्वार्टरली भी रिपोर्ट आता है, दोनों आता है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो जो पॉपुलेशन सीकिंग ड्यूरिंग द रेफरेंस वीक इंक्लूड्स बोथ एम्प्लॉयड एज वेल एज अनएम्प्लॉयड। ये मेजर करता है टोटल सप्लाई लेबर फोर्स इन द इकोनॉमी। वहीं पे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ये परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द रेफरेंस पीरियड। ठीक है, ओनली परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन दैट एक्चुअली वर्किंग, पर कितना परसेंट पॉपुलेशन जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते, प्लस में ये रेफरेंस पीरियड में जो 15 से 19 एज है उसको बोला था इकोनॉमिकली एक्टिव एज या वर्किंग पॉपुलेशन, बट ये काउंट करने के लिए जो NSO है वो 15+ सारा पॉपुलेशन को काउंट करता है। सपोज किसी भी पॉपुलेशन का एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड दोनों डेटा को टोटल पॉपुलेशन रेशियो से डिवाइड करने के लिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन निकाला जाता है, बट वर्किंग पॉपुलेशन केवल जो एम्प्लॉयड है उससे निकाला जाता है। ठीक है, आप समझ गए कि ये इस तरीक़ा से ये डिफरेंस है। वहीं पे फिर वेनिस ऑफ द सिटी किसको, अलापुजा को बोला जाता है। 10 बायोजियोग्राफिक जोन इंडिया का है। ट्रांस हिमालयन जोन, इंडियन डेजर्ट, सेमी एरिड एंड वर्क का ग्रीन अमोनिया का लार्जेस्ट प्लांट कर्नाटका में बन रहा है। ग्रीन अमोनिया क्या होता है कि ग्रीन अमोनिया 100% रिन्यूएबल एनर्जी से बना है। ये ग्रीन हाइड्रोजन से बनेगा जो कि वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू जो सोलर विंड एनर्जी को यूज करती है, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करती है, वाटर का यूज किया जाता है। फिर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, उससे ग्रीन हाइड्रोजन बनता है। और फिर नाइट्रोजन बनता है एयर से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके थ्रू, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी दोनों बनता है। ग्रीन हाइड्रोजन नाइट्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी से, उससे फिर NH3
ग्रीन अमोनिया बनता है। ठीक है, इसका यूज होता है एग्रीकल्चर में, फर्टिलाइजर, मैरीटाइम शिपिंग में, फ्यूल के रूप में इसका यूज देखा जा रहा है कि शिपिंग इंडस्ट्री में फ्यूल के रूप में यूज हो सकता है। नॉर्मली हाइड्रोजन को कैरी करना लिक्विड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डिफिकल्ट होता है हाइड्रोजन को कैरी करना, बट इसको लिक्विड के फॉर्म में इसको इजीली स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो इसको कम्बसन इंटरनल इंजन में बना, इसको जलाया भी जा सकता है। ठीक है, हल्का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है लेकिन CO2 प्रोड्यूस नहीं करता है। एनर्जी सेक्टर में इसका यूज किया सकता है। हाइड्रोजन गैस इज डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, इसलिए शिपिंग इंडस्ट्री में इसका यूज़ एज ए लिक्विड बैटरी के लिए रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं कि एक जगह आप NH3 बना, जैसे हाइड्रोजन का ही यूज़ करना है। ठीक है, इसको बैटरी के रूप में यूज कर सकते हैं। एक जगह NH3 बनाए, इसको ट्रांसपोर्ट कर दिए, इंडिया में बनाए, इसको ट्रांसपोर्ट कर दिए जापान में NH3 गया, उससे फिर नाइट्रोजन हटा के हाइड्रोजन निकाल लेगा। ठीक है, इससे कि हाइड्रोजन यूज में आ जाएगा एनर्जी के लिए, जो कि फिर वही आर्यन 1200। तो आज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। कर्नाटका में हाईएस्ट अमोनिया प्लांट, ग्रीन अमोनिया प्लांट